अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? और वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को। कल क्या पढ़ा था जी? कल वाले लेक्चर पे आए ज़रा और मुझे बताएं कि कल हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की थी, ताकि आज थोड़ा सा उनको रिवाइज़ करें और फिर उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जो भी हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं, कल हमने आई थिंक सो जहाँ तक मुझे याद है फेसबुक एड्स के बारे में पढ़ा था और फेसबुक के ऊपर कैंपेन्स रन करने, ऑडियंस को टारगेट करने के बारे में थोड़ा सा जो है वो नो हाउ लिया था। सर सजावट डॉट हाउस से क्वेश्चन है, जब प्रोडक्ट के इमेज पे हॉवर करते हैं तो वो जूम हो जाता है। सर वो नहीं बताया आपने, वो बता दें प्लीज़। थोड़ा सा बेटा खुद भी रिसर्च करो आप। प्रोडक्ट पेज को जब एडिट करते हैं तो उसकी सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं वो मैंने कस्टमाइजेशन वाला जो सारा सेक्शन है वो बताया हुआ है। थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो वो मिल जाएगा, वहीं पे है जहाँ पे आप लोग जो है उसको कस्टमाइज करते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर जाके, कस्टमाइज के अंदर जाके, शॉप वू कॉमर्स वाला सेक्शन है। तो थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करो। वो थीम का अपना बिल्ट इन फंक्शन है, कोई प्लगइन श्लगइन जो है उसके ऊपर हमने नहीं लगाया हुआ। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। फेसबुक ऑडियंस इंसाइट्स के बारे में कल हमने थोड़ा सा नो हाउ लिया था। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि किस किस ने उसकी प्रैक्टिस की है खुद से। किस किस ने कोई, मैंने कल एक टास्क दिया था आप लोगों को और वो टास्क ये था कि आपने कोई प्रोडक्ट चूज करनी है और उसके बारे में जो ऑडियंस है उसको फाइंड आउट करके आना है। तो किस किस ने थोड़ा सा काम किया बताएं, ताकि थोड़ी सी उसकी पहले रिवीजन कर लें फिर उसके बाद आगे से चलते हैं। सर एफबी ऑडियंस इनसाइट से इंस्टाग्राम पे भी ऐड चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। आप इसी ऑडियंस, जो आपने ऑडियंस टारगेट किया है यहाँ से, सेम यही ऑडियंस आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेगी। जैसे ही आप क्रिएट ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेम यही पिक्चर्स, यही वीडियोस जो है वहां पे भी आप लोग इस ऐड को रन कर सकते हैं। अच्छा जी, जीशान ने किया है। हिरा महफूज है, वो कह रही हैं हो गया है। और जीशान अहमद है, वो कह रहे हैं। चलें पहले हम जीशान अहमद से पूछते हैं। जीशान अहमद, आपने कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट की थी? आपने एक कमेंट करना है और उस एक कमेंट के अंदर आपने जो है, बल्कि तीनों लोग, आप लोग जिन जिन लोगों ने ये काम कर लिया, उसमें आपने एक कमेंट के अंदर ये बताना है कि आपने किस लोकेशन को टारगेट किया है, किन किन सिटीज को टारगेट किया है, किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट किया है और किस लोकेशन के लोगों को, और फिर उसके बाद आपके इंटरेस्ट आपने कौन कौन से डालने हैं उसके अंदर। ठीक है, ये एक कमेंट बनाएं, एक छोटा सा 2-3 लाइनों का, 4 लाइनों का, और उसके अंदर अपनी ये चीजें लिख दें, ताकि मैं यहाँ पे लाइव चेक कर सकूं कि हमारे पास कितनी ऑडियंस उस इंटरेस्ट की आ रही है, और वो प्रोडक्ट आपकी जो है उस उसके हवाले से आपकी जो ऑडियंस है वो एग्जैक्टली ठीक है या नहीं, या उसके अंदर थोड़ी सी और रेक्टिफिकेशन की जरूरत है हमें। तो मैं उतनी देर फेसबुक ऑडियंस इंसाइट्स खोता हूँ। आप सब लोग जितने जिसने ये काम किया है, ऑडियंस थोड़ी सी जो है वो कैलकुलेट की है, अपना अंदाजा से अंदाजा तुक्का शुक्का मारने की जो है वो कोशिश की है, वो आप एक कमेंट करेंगे। ठीक है, उस एक कमेंट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि अगर बाद में आपका कोई कमेंट आएगा तो फिर उतनी देर तक मैं आपका वो जो सारी ऑडियंस है उसको रिमूव कर चुका हूँ। ठीक है, तो कोशिश करें एक ही कमेंट के अंदर अपनी सारी चीजें जो है वो लिख दें। जल्दी करें जरा, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। मैं उतनी देर फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स के ऊपर जा रहा हूँ। एवरीवन ऑन फेसबुक चूज किया और यहाँ से मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को भी रिमूव कर दिया। ठीक है जी, अब मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, ताकि आप सब लोग, जितने लोगों ने कर लिया है, वो सारे के सारे जो हैं ये करें। सर डे 1 से लेकर 5 ईयर के बेबी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, पेम्पर से लेकर टॉयज तक, ऑल बिग सिटी, एज 18 to 34, मैरिड फीमेल्स ओनली टारगेटेड। ठीक है, चले मैं पहले आपकी ऑडियंस बना रहा हूँ, इसको देखते हैं।
एज डे 1 से लेकर 5 ईयर के बेबी की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेचनी है आपने, ऑल बिग सिटीज, ठीक है। 18 to 34 और मैरिड फीमेल्स ओनली टारगेट की हैं आपने। 18 to 34 करते हैं पहले यहाँ पे। बिग सिटीज जैसे मैं कराची लिख लेता हूँ, लाहौर लिख लिया, फिर उसके बाद हमने इस्लामाबाद लिखा, क्योंकि ये सारे जो हैं वो पैम्पर बच्चे होते हैं, इन्हीं को ही इस तरह की ज़रूरत होती है, जो बेचारे दादू के अंदर बैठे हैं या खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाकों के बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें जो हैं वो अभी तक शायद लंगोट के अंदर पलते होंगे वो, ठीक है। तो पैम्पर शैम्पर जो हैं वो इन्हीं को चाहिए होते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, चलें। अभी ये 4 सिटीज़ में डाल रहा हूँ और काफ़ी ऑडियंस 15 मिलियन टू 20 मिलियन की ऑडियंस है हमारे पास। 18 to 34 आपने बोला एज, 18 to 34 एज कर दिया, यहाँ से जेंडर जो है वो मैंने वुमेन कर दिया, तो हमारे पास अभी भी 4 मिलियन आ रहा है। इंटरेस्ट में कुछ नहीं डाला आपने जीशान, देखें इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट होना उनका इस चीज़ के अंदर बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि वो पेरेंट्स हैं, और वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ये कितने हैं जी, मैरिड फीमेल्स ओनली। अच्छा, मैरिड फीमेल्स को टारगेट किया, तो यहाँ से नहीं, हम यहाँ से असल में करना चाहिए था आपको कि वो पेरेंट्स जिनके जो हैं वो बच्चे 12 मंथ्स के हैं या 2 ईयर्स के हैं, 5 ईयर्स के हैं, तो यहाँ से आप लोग उनकी एज वाइज उनको उनकी कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप स्टेटस में मैं जाके मैरिड कर रहे हो, तो मैरिड तो बहुत सारे लोग होते हैं ना। अब जैसे ये न्यूली मैरिड है, 3 महीने हुए हैं, उनको आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, उनको बेबी गारमेंट की प्रोडक्ट की तो अभी जरूरत नहीं है, अभी 3 महीने पहले उनकी शादी हुई है, तो वो सिर्फ 350K से 400K हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी को 12-12, 15-15, 16 बरस हो चुके हैं, या फिर 20 बरस हो चुके हैं, 25 बरस हो चुके हैं, वो भी मैरिड में ही आएंगे, तो उनको आपकी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। तो सिर्फ मैरिड ना करो, मैरिड कर रहे हो तो यहाँ से ये भी बताओ कि उनके बच्चे भी होने चाहिए, और उन बच्चों की उम्रें कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 3 to 5 ईयर्स, मतलब 0 to 5 ईयर्स के जो वुमेन है उनको हमने टारगेट किया है। 8,000 से 9,000 लोग अभी भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मैरिड का स्टेटस हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ से जिन बच्चों जिनके चाइल्ड होंगे वो मैरिड ही होंगे, जाहिर बात है। 0 to 4 ईयर्स किया है, 5 ईयर्स किया, ठीक है जी, गुड। लेकिन अभी इसको और ज्यादा रिफाइन किया जा सकता है, जैसे इसके अंदर सिटीज और ज्यादा डाले जा सकते हैं। अगर मैं सिटीज में फैसलाबाद को भी टारगेट कर लूँ और पेशावर, अब ये देखे ना, इनमें कोई इतनी ज्यादा ऑडियंस बढ़ नहीं रही, 10K to 15K ही है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है और ये लाइफ इवेंट्स हैं, इनमें देख लें अगर कोई आप लोग लगा सकते हैं कोई फिल्टर, तो ये भी लगा सकते हैं यहाँ से। हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपने बच्चों के लिए ज़रूरत है इस तरह की प्रोडक्ट्स की। एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज में जो काम कर रहे हैं उनको ज़रूरत है, तो इनको हम लोग वर्क वाइज भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। आगे जीशान की बात करते हैं। जीशान कह रहे हैं जी फीमेल क्लोथ्स हैं ओनली लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी प्लस वुमेन ओनली, प्लस 18 to 24 ओनली, 24 ओनली बस, प्लस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। जीशान आपने ये जो ऑडियंस टारगेट किया उसमें आपने ये 3 शहर ही क्यों टारगेट किए हैं, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी? इन 3 को टारगेट करने की वजह मुझे बताएं आप, कि कराची को आपने क्यों टारगेट नहीं किया, और भी बिग सिटीज हैं पाकिस्तान के, उनको टारगेट क्यों नहीं किया? और फिर एज जो है वो 18 to 24, मतलब सिर्फ वो 4 साल, मतलब 6 साल का गैप है, मतलब 6 साल, 18 से लेके 18 और 6 24 होते हैं, तो 24 साल तक की जो खवातीन है उनको आप टारगेट कर रहे हैं, और वो भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अच्छा, 18 to 34 आपने लिख दिया नीचे। एफबी पर पेज बना हुआ है क्लोथ्स का, उस एफबी इनसाइट के साथ कैसे सिंक करेंगे? आप फेसबुक इनसाइट्स के ऊपर जाएंगे तो वो फेसबुक जब आप ऐड क्रिएट करोगे तो वो आपसे ऑटोमेटिकली वो
आपके फेसबुक अकाउंट की सारी एक्सेस मांगेगा और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट भी भेजा है, स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। 2 स्क्रीनशॉट्स हमारे पास आए हैं। लेट मी चेक। जीशान का स्क्रीनशॉट है पहले, और जीशान ने फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी को टारगेट किया है। एज जो है वो 18 to 34 है, और वुमेन को टारगेट किया। इन्होंने इंटरेस्ट के अंदर शॉपिंग एंड फैशन रखा है, वुमेन क्लोथिंग, शॉपिंग एंड फैशन और बोतीक्स। वेरी गुड। एडवांस में पंजाबी और उर्दू है। रिलेशनशिप स्टेटस कोई नहीं देखा। एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट्स को टारगेट किया है। वेरी गुड। वो इसलिए क्योंकि सारी बात है वही इंटरेस्टेड होंगे, जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं वो अभी जो है वो बाय नहीं करेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपनी अम्मा के लिए या फिर अपनी बहन के लिए बाय कर लें, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है। और फिर भी 350K से लेके 450K तक, 400K तक जो है वो ऑडियंस इनके पास आ रही है, जो कि एक अच्छा नंबर है। वेरी गुड जीशान, अच्छी ऑडियंस आपने टारगेट की है। ये नवाबजादा साहब हैं, उनकी भी ऑडियंस देखते हैं। नवाबजादा साहब की आई डोंट नो कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट आप मुझे बता दें कि प्रोडक्ट क्या है, फिर उसके बाद हम देखते हैं। इन्होंने पाकिस्तान, पंजाब को और सिर्फ फैसलाबाद को जो है वो टारगेट किया है। 18 to 40 ऑल, और उसमें होम रिपेयर, होम शॉपिंग। आपका स्क्रीनशॉट जो है ना वो थोड़ा सा ब्लर है, मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा। आई एम ट्राइंग कि मैं उसको पढ़ सकूं। बाकी ऑल पेरेंट्स को टारगेट किया। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बताएं आपकी। और ऑडियंस जो है वो आपकी 25K से लेके 40K तक है। अच्छा जी, हीरा है, और हीरा कह रही हैं कि ज़िरवाह कलेक्शन क्लोथिंग। अच्छा, ये आपके ब्रांड का नेम है, आई थिंक सो। एज है जी 18 to 34। सिलेक्टिव सिटीज ऑफ पाकिस्तान, मैरिड फीमेल्स टारगेट की हैं। इंटरेस्ट में रिलेटेड ब्रांड्स, शॉपिंग्स एंड फैशन लाइफ। वही जो हमने कल तकरीबन इसी किस्म की कोई ऑडियंस जो है वो टारगेट की थी, वही तकरीबन आपने की है। ठीक है, और किस किस ने काम किया है बताएं ज़रा। जिशान, आपका जवाब मुझे नहीं आया अभी तक कि आपने वो लाहौर और फैसलाबाद को ही क्यों टारगेट किया। बाकी बिग सिटीज से क्या मसला है? कराची में लोग खरीदते नहीं या फीमेल क्लोथ नहीं खरीदते? मैं कहता हूँ जितने ज्यादा कराची के अंदर सूट मैंने किसी दौर में भेजे हैं, वो शायद ही किसी स्टोर ने आज तक भेजे हो। कराची में बहुत ज्यादा सेलिंग है इस प्रोडक्ट की, जो फीमेल क्लोथिंग है उसकी खास तौर पे। अच्छा जी, यहाँ पे और देखें कि हमने 18 to 34 देखा है, और वो लोग हैं जिनके बच्चे हैं इतने से इतने साल के। और उसके अंदर देखें ज्यादा जो तादाद है वो है 25 से 34 साल की खवातीन की। तो 18 से 24 साल के लोग बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग अगर चाहें तो 25 से 34 भी कर सकते हैं, ताकि सिर्फ रेलेवेंट ऑडियंस को ही हम अपनी जो है वो प्रोडक्ट दिखाएं। ये उनका एजुकेशनल लेवल आ जाएगा, ये उनका स्टेटस आ जाएगा। 91% जो है वो मैरिड हैं, और ये उनके जो है वो वर्क एक्सपीरियंसेस हैं, वर्क के जो हैं वो आप कह सकते हैं कि एरियाज हैं। अच्छा, फिर उसके बाद पेज लाइक्स वाला जो सेक्शन है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस हवाले से, ये देखने के लिए कि जो है वो आपने एग्जैक्टली ठीक ऑडियंस को टारगेट किया है या नहीं। जैसे अब हम ये बेबी गारमेंट्स के लिए या बेबी की जो प्रोडक्ट्स थी, टॉयज, पैम्पर्स और इस तरह की जो चीजें थी, उनको देख रहे थे ना, तो अब हमने यहाँ से एक अंदाजा लगाना है कि इन लोगों के पेज लाइक्स किस किस तरह के हैं, मतलब ये किस किस तरह के पेजेस को पसंद करते हैं। तो देखिए जरा, बेबी गुड्स और किड्स गुड्स के अंदर बेबीज वर्ल्ड इनका बेस्ट पेज है, जिनको ये लाइक करते हैं। मदर केयर, लिटिल वर्ल्ड, फिलिप सेवेंट, टिपटोज, टिपीटोज, जो भी इनका। रॉयल कुर्ता इनका मेन क्लोथिंग स्टोर है। इंटरेस्ट इनके लिटिल वंडर्स के अंदर है। बेबीज एंड चिल्ड्रन क्लोथ स्टोर्स के अंदर मायाज क्लोजेट। ठीक है, जुबैदाज ऑनलाइन, बेबी प्लैनेट,
तो बेबीज के गिर्द जो है इनकी दुनिया घूम रही है। इन्होंने इसी तरह के पेजेस जो है वो लाइक किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने एक एग्जैक्ट सही जो है वो ऑडियंस को टारगेट किया है। कॉस्मेटिक स्टोर भी इनका द बॉडी शॉप, कलर स्टूडियो और सोफिया कलेक्शन, इसका मतलब खवातीन ही हैं ये सारी की सारी। और शॉपिंग सर्विसेज में बेबी शॉप डॉट पी के। ठीक है, तो इससे हमें उनका अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग जो है किन चीज़ों को पसंद करते हैं, इनके इंटरेस्ट किन किन चीज़ों के अंदर है, इनके पसंदीदा ब्रांड्स कौन कौन से हैं, इनकी पसंदीदा प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, इनके पसंदीदा हेयर सलून्स कौन से हैं, फर्नीचर स्टोर कौन सा है, कौन सा फैशन डिजाइनर इनको पसंद है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी इसे एक अंदाजा लगाना कि हम इन लोगों को भी अगर टारगेट करें, इन स्टोर्स को अगर हम टारगेट कर लें, जैसे बेबीज वर्ल्ड को अपने इंटरेस्ट के अंदर लिख लें, तो बेबीज वर्ल्ड से जुड़ी जितनी ऑडियंस होगी जाहिर बात है वो माएँ ही होंगी। तो उन माओं को भी हम टारगेट करके कोई ना कोई टॉय बेच सकते हैं, पैम्पर्स बेच सकते हैं और बेबी की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। मदर केयर पाकिस्तान का जो पेज है उसको अगर हम अपने इंटरेस्ट के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे अगर वो आ जाता है, इसका मतलब ये है कि उसको हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये मदरहुड, मदर केयर, तो ये सारी की सारी चीजें ऐसी ही हैं जो हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा। जुबैदाज होम स्टोर है, सोल सिस्टर पाकिस्तान। तो ये एक अच्छी जो है वो यहाँ से हमें एक एनालिसिस मिल जाता है कि इस ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो किन किन लोगों के अंदर ज्यादा है, किन किन स्टोर्स के अंदर ज्यादा है। ठीक है जी, बाकी कहाँ है भाई, बाकी किधर है? ये तो एक दो लोग ही आए हैं अभी तक जिन्होंने अपनी ऑडियंस हमें बताई है, बाकी सब लोग कहाँ हैं? कल सारी क्लास ने लेक्चर लिया है ना, तो मुझे सारी क्लास से ही इनपुट चाहिए। वादे तो आप सबने किए हैं कि सर आप जो पढ़ाएंगे हम रोजाना करेंगे, तो किधर है वो वादे? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा है भाई? दसो जरा, आओ जरा मैदान के अंदर और बताओ कि कौन कौन क्या 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 है, क्या क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट की थी और उसके लिए क्या क्या ऑडियंस बनाई है, लग जाता है पता। बस यही दो प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं आप लोगों को जो मतलब पाकिस्तान के अंदर इन डिमांड है। एक शायद मैंने पोस्ट शेयर की थी, 60 प्रोडक्ट्स तो मैंने बता दी थी उसके अंदर। आप लोग माशाल्लाह जवान खून है, आप लोगों को तो दिमाग में रोजाना कोई ना कोई आइडिया आना चाहिए कि यार ये जो है, हम तो बूढ़े हो गए अब, तो आप लोगों को तो रोजाना कुछ ना कुछ जो है वो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट भी बिक सकती है, इसको भी मैं अरेंज कर सकता हूँ, अगर मैं इसका स्टॉक थोड़ा सा मैनेज कर देता हूँ तो इसको भी बेचा जा सकता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बहुत सारे माशाल्लाह होनहार स्टूडेंट्स हमें जो है वो लाइव देख रहे हैं। साजिद महमूद हैं, फरहान इम्तियाज़ हैं, सानिया फयाज और अहमद जवाद हसन साहब हैं, सना सनाली हैं, माशाल्लाह इनाम साहब की स्टूडेंट हैं, उन्होंने तो फेसबुक एड्स बड़ा बेहतरीन और खोल के पढ़ाया हुआ होगा। इकरा अकरम हैं और शर्मा इकबाल हैं, फहद नज़ीर हैं, सना गुलनाज हैं, सज्जाद हुसैन है। अब मैं एक एक करके नाम लूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे ये जो चुप करके बैठे रहते हैं ना क्लास के अंदर, पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बहुत बुरे लोग हैं। ये पार्टिसिपेशन आप लोगों की जो है वो बहुत जरूरी है। जब तक मुझे आप लोगों का फीडबैक नहीं पता चलेगा ना, तब तक मैं अंदर से मुतमईन नहीं होता। जब फिजिकली मैं क्लासेस लेता था तो वहां पे तो मैं लोगों की आंखें और चेहरे चेहरे पढ़ लेता था कि इसके दिल में मेरी बात जो है वो बैठ गई है या नहीं। तो अब मेरे पास वो सहारा मौजूद नहीं है, अब मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को नहीं पढ़ पा रहा, तो अब आपको लिख के बताना पड़ेगा कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं और आपने इसको खुद से इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको मुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और खुद से बताना पड़ेगा कि आपके दिल में जो है ये बात उतरी है या नहीं और आपने इसको ट्राई करके देखा है खुद से या नहीं देखा।
पार्टिसिपेशन जो है क्लास के अंदर आप लोगों की वो बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ पे आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ कि सर ये फलां प्रोडक्ट है, क्या मैं इसको बेच सकता हूँ या नहीं, इसके लिए बेस्ट ऑडियंस क्या हो सकती है, मैं किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करूँ, मैं किस इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट करूँ। तो यहाँ पे अगर आके आप लोग इस तरह की आइडियाज़ एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे तो रोज़ाना के रोज़ाना कुछ ना कुछ नया लर्न करने को मिलेगा आपको। ये देख रहे हैं लास्ट 30 डेज के अंदर इन्होंने 54, 1% जो है वो 54 एड्स के ऊपर क्लिक करता है। इसका मतलब ये है इनका एड क्लिक रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये जो है वो एक अच्छी ऑडियंस है। अगर हम इसको टारगेट करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली बिकेगी और वो लोग इंटरेस्टेड होंगे हमारी उस प्रोडक्ट के अंदर। हाँ भाई जल्दी करो, जल्दी, शाबाश। या तो बाकी सब लोग काम ही करके नहीं आए, और या फिर अब बताना नहीं चाह रहे। ये दो ही रीजन हो सकते हैं। कोई मसला नहीं है, आज का दूसरा टॉपिक है ना वेबसाइट माइग्रेशन, कोई नहीं, कल को पढ़ लेंगे, कल जुमा है ना, तो कल हम प्रोफाइल नहीं चेक करेंगे, कल को हम माइग्रेशन पढ़ लेंगे। आज इसको टाइम देते हैं, कोई मसला नहीं। अपना ही रोजगार है हमारा, जिस टाइम मर्जी हम अपने टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। आप लोग काम करने वाले बने। ये आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो कुछ नजर आ रहे हैं मुझे, और एक मिनट भाई मैं दोबारा से देख लूं इनको। हम्म। सर बाकी जगह 5-5% ऑडियंस आ रही है इस फिल्टर में। हाँ, तो वो आपको उनको उन सिटीज को ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन्हीं सिटीज को जो है वो ऐड करें जिनकी जो ऑडियंस है वो ज्यादा है। ठीक है, लाइव इवेंट्स में से कुछ सिलेक्ट करें, सब ब्लैंक हो जाता है। हाँ, वो असल में ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर अब जैसे आप लाइव इवेंट्स के अंदर जाते हो, अपकमिंग बर्थडेज के ऊपर जाते हो, अपकमिंग बर्थडेज में मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ऑलरेडी हम फिल्टर जो है वो लगा चुके हैं, और ज्यादा फिल्ट्रेशन उसकी करेंगे तो बहुत कम लोग जो हैं वो ऐसे बचेंगे हमारे पास जो जिनके ये इवेंट्स जो हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये जैसे न्यू जॉब है जिसकी, तो पाकिस्तान के अंदर पिछले जब से ये हमारे ये जो है वो चले, मैं अब पॉलिटिकली तो नहीं देखना चाहता इसको, लेकिन पिछले काफी अरसे से जो है वो पाकिस्तान के अंदर न्यू जॉब्स जो है वो बहुत कम है, और बहुत कम लोग जो है वो नए जॉब कर रहे हैं, तो इस वजह से इस किस्म का जो डेटा है वो आपको कम मिलेगा। मेकअप कलेक्शन 18 to 40 ऑल सिटीज सर मैं कर रही थी, वो पेज मांग रहा था। हाँ, तो पेज बनाए ना, पेज क्रिएट कर ले। फेसबुक के ऊपर पेज क्रिएट नहीं करना आता आपको? वो एक सिंपल सा पेज क्रिएट करें फेसबुक के ऊपर कि अपने ब्रांड नेम से पेज जो है वो क्रिएट कर लें, तो देन वो हो जाएगा। अच्छा जी सर, कल से मेरा नेट सही नहीं चल रहा, जस्ट वॉइस आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं है, पता वाईफाई में प्रॉब्लम है सर, 2 दिन से कोई काम नहीं किया। चलें जी, ठीक है। आप सर, आई डिड इट फॉर ट्रेडिशनल शूज लाइक खुस्सा चप्पल्स ऑल ओवर पाकिस्तान। वेरी गुड सादिया, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और मैं काफ़ी देर से जो है इस प्रोडक्ट की तलाश में भी हूँ कि कोई वेंडर ऐसा मिले जो मेरे घर पे या मेरे घर के पास कहीं उसकी जो है वो शॉप हो, और वो मुझे वहाँ पे खुद से तैयार करके दे। मे बी नॉट सेव्ड, तो वो अब शो ना हो। ठीक है सर, दुकान दुकान का
प्रीमियम तो मैंने कभी यूज नहीं किया, मैंने बाय भी नहीं किया दुकान प्लगइन को कभी, तो दुकान का प्लगइन तो मेरे पास नहीं होगा। वो सिंपल वाला आपको मैंने बताया था जो फ्री है, वो उसको आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर अभी फिलहाल। और वन क्लिक वाला जो है वो मैं इंशाल्लाह आज कर देता हूँ, आज लाजमी, आज मुझे आप क्लास के बाद जो है वो याद करवा दें इंशाल्लाह, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर से कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें, अगर स्टूडेंट्स ने काम नहीं किया तो पूछ लें जी। अच्छा जी, और किसी का कमेंट मिस तो नहीं हो गया, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। आप लोग पेज क्रिएट करें पहले और उसके ऊपर अकाउंट बनाएं पहले, ठीक है। और डायरेक्टली भी मैंने आपको बताया था कि कैसे जाना है आपने फेसबुक ऑडियंस इनसाइट्स के ऊपर, ठीक है। तो ऑडियंस इनसाइट्स आप गूगल पे लिखेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो ऑडियंस इनसाइट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं अगर यहाँ से इनको खत्म कर रहा हूँ दूसरे स्क्रीनशॉट, हाँ दूसरा स्क्रीनशॉट मैंने देख लिया है, वो सिटी वाइज डेटा है आपका, उसके अंदर वो आपको जो है वो उन सिटीज का रेशो दिखा रहा है जो आपने टारगेट की हैं। तो अगर बाकी सिटीज आपने टारगेट नहीं की तो आपको वो उनके स्टैट्स जो है वो नहीं दिखा पाएगा। तो वंस आप पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें, बाद में आपको जो भी सिटी लगता है कि इस सिटी के अंदर ज्यादा पोटेंशियल है तो आप फिर वन बाय वन उन सिटीज को टारगेट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं जी, 18 to 34 पे हम दोबारा से आ गए हैं। सर आपके पास एक प्लगइन था ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, नेम भूल गया हूँ, वो कब देंगे हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए कौन सा प्लगइन बताया मैंने? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए मैंने एक सिस्टम बताया था, एक पेमेंट गेटवे बताया था, paddle.com। वो प्लगइन नहीं है, वो एक पेमेंट गेटवे है, जस्ट लाइक पेनियर, जैसे मैंने आपको पेनियर के बारे में बताया। तो paddle.com के ऊपर आप सिंपली जाके साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं और इसके थ्रू आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। और डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, जैसे आप कोई थीम बेच रहे हैं, कोई प्लगइन बेच रहे हैं, या फिर आप कोई और डिजिटल प्रोडक्ट हो सकती है आपकी, जैसे एसईओ के टूल्स होते हैं, ठीक है, वो बेच सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग उस पैडल के पेमेंट गेटवे को यूज करके भेज सकते हैं। लोग अपना जो एटीएम कार्ड होता है, जो अपना क्रेडिट कार्ड होता है, वो आके अटैच करेंगे उसके ऊपर और वो बाय कर सकते हैं। अभी मुझे उसकी डोमेन याद नहीं आ रही, मेरी एक वेबसाइट थी काफी लंबी किस्म की, मैंने दी थी, मॉडर्न डे पॉडकास्टिंग सीक्रेट्स रिवील 2020, तो अगर मिल जाए, अरे वाह, पहले नंबर पे। हाँ जी, ये वेबसाइट थी जी, उसके ऊपर एक डिजिटल गाइड जो है वो सेल कर रहे थे और वो गाइड थी पॉडकास्टिंग की, ठीक है। आर यू रेडी टू प्रॉफिट विद पॉडकास्टिंग, मॉडर्न डे पॉडकास्टिंग सीक्रेट्स रिवील्ड, इट्स अबाउट टाइम फॉर यू टू लर्न प्रॉफिटेबल पॉडकास्टिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो अगर किसी ने बाय करना होता था उसको, ये सारे का सारा उसका लैंडिंग पेज है, ये बुक है उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ की गाइड है। तो अगर कोई किसी ने बाय करना है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, क्लिक हियर टू गेट इंस्टेंट एक्सेस, ऑर्डर नाउ विद कॉन्फिडेंस ऑन 100% सिक्योर सर्वर्स। तो यहाँ पे वो क्लिक करता है और वो उसको देखें अगर आप buy.paddle.com/product का नंबर, उसके ऊपर वो ले जाता है और वहां पे उसको बता दी जाती है कि उसकी प्राइस जो है वो इतनी है। वो वहां पे अपना ईमेल एड्रेस देते हैं भाई साहब, ठीक है, और कंटिन्यू कर देते हैं। ईमेल एड्रेस देने के बाद जब कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, यूएस के अंदर भी बैठे हैं तो वहां से भी पे कर सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं वो इन कंट्रीज में से बैठ के हमें जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान सेलेक्ट किया और कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ पे वो कह रहा है पे बाय कार्ड या फिर पेपाल। अगर वो अपना पेपाल अटैच करना चाहते हैं, डायरेक्टली पेपाल से भी डॉलर्स जो हैं वो भेज सकते हैं। और अगर वो पे बाय कार्ड करना चाहते हैं, अपना एटीएम कार्ड अटैच करना चाहते हैं, तो पे बाय कार्ड कर देते हैं।
तो यहाँ पे अपना कार्ड नंबर लिखेंगे, अपने कार्ड होल्डर का नाम लिखेंगे, कब वो एक्सपायर हो रहा है, उसका मंथ क्या है, उसका ईयर क्या है, और ये सीवीवी नंबर होता है जो उस कार्ड की बैक साइड के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, वो करेंगे तो पे नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, मुझे पैसे आ जाएंगे और उनको ऑटोमेटिकली वो जो गाइड है पीडीएफ की शक्ल के अंदर वो गाइड जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो है वो पैडल का पेमेंट गेटवे है ऑनलाइन जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं खास तौर पे उनको जो है वो बाय करने के लिए। हाँ जी, पैडल जो है वो पेड है। पेनियर के तो मैंने आप लोगों को पेनियर का तो बताया था कि पेनियर के साथ तो हमारी एफिलिएशन है, तो वहां पे तो बचत हो गई ना आपकी, $30 पे नहीं करने पड़ते आपको। लेकिन ये पैडल के लिए करने पड़ेंगे अगर आपको जरूरत पड़ती है कहीं फ्यूचर के अंदर। लेकिन एज अ फ्रीलांसर आपको पैडल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फाइवर से पैसे कमाएं, पेनियर में ट्रांसफर करें, पेनियर से बैंक के अंदर आ जाए। तो पैडल की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो सेट कर रहे होंगे। यार कोई कनेक्शन नहीं होता ऐसा, सिंपल पहले पेज क्रिएट करो फिर साइन अप करना। ठीक है, हाँ जी, पेमेंट गेटवे पैडल जो है वो पेड है। पेड इस सीन में है कि वो पर ट्रांजैक्शन जो है वो कुछ फीस होती है उसकी, $3 आई थिंक सो या $5, तो वो फीस लेता है परसेंटेज के हिसाब से। सर फ्रीलांसर पे अगर क्लाइंट सिक्योरिटी फी मांगे तो दे सेट रिफंड हो जाएगी? नहीं जी, किसी को आपने पहले पैसे नहीं देने। कोई भी बंदा है फ्रीलांसर पे है, फाइवर पे है, तो आपने किसी भी बंदे को आपने पे नहीं करना। हम वहां पे पहले ही सर्विसेज देने आए हैं, ठीक है, तो वो सर्विसेज हम दे रहे हैं, पैसे हमने लेने हैं कि उसने लेने हैं। ठीक है, तो कोई भी किसी भी बंदे को आपने पे नहीं करना, ये सारे फ्रॉड है। सर ऑनलाइन कोर्स सेल करने के लिए भी पैडल की जरूरत है? ऑनलाइन कोर्सेज सेल करने के लिए अगर आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जैसे आप पूरी दुनिया में उस कोर्स को सेल करना चाहते हो तो फिर आप दरी बात है आप पैडल लगा सकते हो। तो अगर पाकिस्तान के अंदर ही हो तो पाकिस्तान के अंदर आप जो है वो जैज कैश में पैसे मंगवा लो, उससे पहले फिर उसको कोर्स की एक्सेस दे दो। ठीक है, इस तरह का सिनेरियो हो सकता है। और कोई बात? हम बात जो है वो ऑडियंस इनसाइट्स की कर रहे थे, तो ऑडियंस इनसाइट्स पे आए जरा दोबारा से वापस, और इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा और रिसर्च करें। मैंने आपको कल एक प्लगइन बताया था जिसका नाम था फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, उसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करेंगे, उसकी सेटिंग्स के अंदर जाके पेज को कनेक्ट करेंगे तो आपकी वेबसाइट की सारी प्रोडक्ट्स उस पेज के ऊपर फेच हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। पेज के ऊपर आपको अलग से प्रोडक्ट्स को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑडियंस को बार बार पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके शॉप वाला एक सेक्शन बन जाएगा जिसके अंदर लोग जाके आपकी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और उनकी प्राइस एज सेम इट इज सेम एज इट इज जो है वो वेबसाइट पे जो आपने प्राइस लिखी थी वो वही प्राइस वहां पे आ जाएगी, और लोग शॉप वाले पेज के ऊपर आएंगे तो सारी प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगी, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट के ऊपर नेविगेट कर जाएंगे। तो जो लोग वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं वहां पे उनको फेसबुक का लिंक भी मिलना चाहिए, जैसे हमने सजावट के ऊपर टॉप बार में लगाया था कि जी अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को देखना है तो आप लोग जाके इस लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर कोई बंदा फेसबुक पेज के ऊपर आ रहा है तो उस फेसबुक पेज को आप जो है कनेक्ट करेंगे वेबसाइट के साथ कि फेसबुक पेज वाली ऑडियंस जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आ सके। सर वो प्लगइन पेज के साथ नहीं कनेक्ट होता है? एम नहीं होता, ये सारे के सारे हुए तो हुए। मैंने आपको फेसबुक फॉर वूकॉमर्स का पेज जो है वो बताया है प्लगइन, उसको ट्राई करें, उसकी सेटिंग्स के अंदर जाएं और सिंक करें प्रोडक्ट्स को। थोड़ा बहुत ना अगर मैं चीजें बता रहा होता हूँ तो रिसर्च किया करें, थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया करें कि फेसबुक फॉर वूकॉमर्स की सेटिंग्स कैसे करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद भी हाथ पल्ला मारने की कोशिश किया करो। अब जैसे वो आप तस्वीर को जूम करने की बात कर रहे थे, तो ये बाकी कस्टमाइजेशन जब आप कर लेते हो तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो है वो आपके लिए इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती। जैसे जीशान का ही कल एक मसला था, तो मैंने उनकी वेबसाइट देखी और उनका सेल्स पॉप वाला भी माशाल्लाह सही से काम कर रहा था, व्हाट्सएप का बटन भी आई थिंक सो उन्होंने लगाया हुआ था। तो काफी काम आप कर चुके हैं और ई कॉमर्स की तकरीबन सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं आप लोगों को रोजाना आके कहता हूँ कि देखा करें सजावट के अंदर कौन सी ऐसा सेक्शन है जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, उसको हम पढ़ लेंगे क्लास के अंदर या फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर है। फिर इस चैप्टर को, ई कॉमर्स वाले चैप्टर को क्लोज कर दें आज से फिर हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलें।
इजाजत है सब लोगों की तरफ से। आप लोग कहेंगे तो हम चलेंगे, नहीं तो मैं सारा कोर्स जो है वो ई कॉमर्स ही पढ़ा के चला जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। आप लोग मुझे कहेंगे कि सारी जिंदगी आप ई कॉमर्स पढ़ाते रहे, मैं ई कॉमर्स पढ़ाता रहूंगा, कहेंगे तो मैं आगे चला जाऊंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपने चलना है। हाँ जी, इजाजत हो तो मैं वेबसाइट माइग्रेशन को थोड़ा सा आज टच कर लूं। अच्छा जी, अकरम आरफीन है और वो कह रही हैं कि सर एक क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर से कि जैसे सजावट पे प्रोडक्ट नेम है और प्रोडक्ट कोड भी है, ठीक है। अब इससे आगे क्वेश्चन क्या है वो पूछें। अच्छा, एक साइट है मेरी cracksking.com, इसके ऊपर मैं ये एक पोर्टफोलियो छोटा सा जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह इसी किस्म का एक पोर्टफोलियो हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि ये साइट, इसकी सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन है, इसका जो सारे का सारा लेआउट है, इसका जो सारे का सारा डिजाइन है, वो मैं ले जाऊं एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स के ऊपर। मैं नहीं चाहता एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स के ऊपर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, मैं इसको बिल्कुल ब्लैंक करके खत्म करके मैं ये चाहता हूं कि इस वेबसाइट का, ये जो वेबसाइट है इसका लेआउट भी सेम इसकी तरह का हो जाए, कि ये जो यहाँ पे पोर्टफोलियो नजर आ रहा है यही पोर्टफोलियो मैं इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको अगर पहले थोड़ा सा ए नोट पैड पे लेके जाता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोकल होस्ट पे आपने कोई साइट बना ली है, उसको आप लाइव सर्वर पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर लोकल होस्ट टू लोकल होस्ट ही ट्रांसफर करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ इतनी ही है कि वही कुएं के मेंढक बनना है आपने, तो लोकल होस्ट पे आपने एक वेबसाइट बना ली है, अब नया लोकल होस्ट इंस्टॉल कर लिया, उसके ऊपर आपने माइग्रेट करना है। तो और फिर एक और एग्जांपल हो सकती है लाइव सर्वर टू लाइव सर्वर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सारे के सारे काम जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक वेबसाइट जो आपने लोकल होस्ट पे बनाई है उसको आप अब लाइव सर्वर के ऊपर लॉन्च करना चाहते हैं, तो भी यही सेम मेथड आज हम यूज करेंगे जो अब आज हमने पढ़ना है। अगर किसी वेबसाइट को लोकल होस्ट से किसी दूसरे लोकल होस्ट पे ट्रांसफर करना है तो भी यही सेम मेथड यूज करेंगे। अगर किसी वेबसाइट को लाइव सर्वर से, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, एक होस्ट से दूसरे होस्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं, लेट सपोज फॉर एग्जांपल के मैंने एक होस्टिंग ले ली जिसके ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं अब चाहता हूँ मैं अपनी होस्टिंग चेंज कर लूँ। ठीक है, तो मैं अपनी होस्टिंग चेंज करके किसी दूसरे होस्ट के ऊपर जाना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे एसएसएल जो है वो फ्री में मिल रहा है, तो लाइव सर्वर टू लाइव सर्वर माइग्रेशन जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, लाइव सर्वर टू लोकल होस्ट, और लाइव सर्वर टू लोकल होस्ट का मतलब एक साइट लाइव है, उसका आप बैकअप लेके लोकल होस्ट के ऊपर काम करके उसके अंदर कुछ अपडेशन करेंगे ताकि वो क्लाइंट कल कल को भाग ना जाए। वैसे होता नहीं है ऐसे, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं कि लाइव सर्वर से उसको माइग्रेट कर लें, लोकल होस्ट के ऊपर सारी का सारा काम करें उसका। जब आपने उसका सारी की सारी कस्टमाइजेशन कर ली तो देन आप उसको लाइव के ऊपर माइग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने जो है आज जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका जो मोटिव है वो ये है कि हाउ वी कैन माइग्रेट, हाउ वी कैन मूव, हाउ वी कैन ट्रांसफर वन वेबसाइट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। ठीक है जी, बट हम जस्ट प्रोडक्ट नेम से ही प्रोडक्ट सर्च करते हैं, और बाय भी क्या ऐसे हो सकता है कि हम
प्रोडक्ट कोड से भी प्रोडक्ट को सर्च या फिर बाय करें। अगर आप प्रोडक्ट कोड को उसके प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर लिख दोगे तो आप उसको प्रोडक्ट कोड के जरिए सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका जो प्रोडक्ट कोड है वो प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर आ रहा है तो आप लोग उसको प्रोडक्ट के कोड के जरिए भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब जब दोनों साइट्स, इस साइट को मैंने उठाना है और इस साइट के ऊपर लगाना है, इसका मतलब ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन मैं आज खत्म कर दूंगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा और बिल्कुल नया ब्लैंक वर्डप्रेस हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं दोनों के वर्डप्रेस एडमिन जो है उनको लॉगिन कर लेता हूँ। जब आपने किसी क्लाइंट के लिए ये काम करना है तो जारी बात है दोनों साइट्स के वर्डप्रेस एडमिन और सी पैनल आपके पास होने चाहिए। सी पैनल पे भी कभी कभार हमें कोई ना कोई चेंजिंग करनी पड़ती है, तो आप लोगों को दोनों, इसका भी वर्डप्रेस भी और सी पैनल भी, दोनों वेबसाइट्स का, इसका भी और उसका भी, दोनों के चाहिए। तो ये लें जी, हमने दोनों के जो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड्स हैं उनको मैंने लॉगिन कर लिया है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, पढ़ लिया हमने बहुत माशाल्लाह से। तो ये क्रैक्सकिंग.com वाली वेबसाइट को मैंने उठाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं प्लगइन्स के अंदर जाऊंगा और ऐड न्यू करूंगा। जिस प्लगइन के जरिए हम लोग माइग्रेशन करेंगे उस प्लगइन का नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ठीक है, उसको आप लोग यहाँ पे सर्च बार में, दोनों वेबसाइट्स के सर्च बार में आप लोग लिख लेंगे। यहाँ से आपने पहले क्या करना है कि इस वेबसाइट की सारी सेटिंग्स को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए आप लोगों को पता है कौन सा प्लगइन यूज होता है, WP रीसेट के नाम से। तो इस वेबसाइट की जो पुरानी जितनी भी कस्टमाइजेशन है सारी की सारी मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, WP रीसेट के नाम से एक प्लगइन है, उसको मैं इंस्टॉल करूंगा ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके, और इस साइट को जितनी भी कस्टमाइजेशन हमने किया उसको हम रिमूव कर देते हैं। WP रीसेट को यहां से मैंने इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट किया। और क्या करना है जी, अब हमने इसको यहाँ से WP रीसेट की जो सेटिंग्स हैं, किधर है ये वाली सेटिंग्स हैं, इसके जो टूल्स हैं WP रीसेट के, इसके टूल्स के अंदर जाके हमने इसको रीसेट कर देना ताकि जो हमारी SEO ग्रोथ डॉट टूल्स है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए, बिल्कुल उसकी कस्टमाइजेशन खत्म हो जाए। तो मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में रीसेट लिखा और बोला कि रीसेट कर दो इसको। तो ये लें जी, हमारी जो साइट है अब रीसेट हो रही है। तो अब हम इसको देखेंगे SEO ग्रोथ डॉट टूल्स को। तो ये लें जी, अब बिल्कुल एक ब्लैंक वर्डप्रेस हमारे पास आ चुका है। अब वो जो ई कॉमर्स वाला सारे का सारा काम किया था वो हो गया रिमूव। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं वापस। मैंने बोला कि दोनों साइड पे हमने एक प्लगइन को एक्टिवेट करना है ऑल इन वन WP माइग्रेशन के नाम से। ये पहली साइट है क्रैक्सकिंग जहां से डेटा को उठाना है, ये दूसरी साइट है। इसके भी मैं प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ और ऐड न्यू कर देता हूँ उस प्लगइन को। उसका क्या नाम है जी, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। सर्च किया उसको और ये हमारे पास इस प्लगइन के आइकन का याद रख लें। अच्छा, एक प्लगइन जो है उसकी जो है वो ऑथेंटिसिटी आपको कैसे पता चलेगी कि उसकी 3 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं और 6,468 लोगों ने उसको जो है वो रेट किया है, और लास्ट अपडेट जो उसकी आई है वो है 3 वीक्स अगो। ये भी एक अच्छा प्लगइन है डुप्लीकेटर के नाम से। ये भी सेम इसी चीज के लिए जो है वो यूज होता है। किसी वेबसाइट को आपने डुप्लीकेट करना हो, उसका बैकअप लेना हो, उसको उसका क्लोन बनाना हो, तो उसके लिए आप लोग इसको यूज करते हैं। तो मैं दोनों साइड पे ये जो प्लगइन है उसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे तो ये हमारे पास हमारा जो डैशबोर्ड है, ये इस डैशबोर्ड के अंदर एक फीचर आ जाएगा, ये वाला ऑल इन वन WP माइग्रेशन। इधर भी आ चुका है, यहाँ पे भी, और
यहाँ पे भी ऑल इन वन WP माइग्रेशन आ चुका है। जो ब्लैंक साइट है बिल्कुल उसके ऊपर भी आ गया और इसके ऊपर भी आ गया। तो सबसे पहले जिस वेबसाइट से हमने डेटा उठाना है, जो कि हमें एक पोर्टफोलियो वेबसाइट ऐसी लग रही है जो कि एलिमेंटर के अंदर बनी है, हम ये चाहते हैं इस डेटे को उठाएं, सारे के सारे लेआउट्स को उठाएं, इसके ऊपर जो पिक्चर्स लगी हैं, ये जो आपके डिजाइन बने हैं, टेक्स्ट है, सारे का सारा बटन्स हैं और कलर्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन है इसको हम उठाएं और अपनी ये जो SEO growth डॉट टूल्स है इसके ऊपर पब्लिश कर दें। तो उसके लिए हम ऑल इन वन WP माइग्रेशन के ऊपर हॉवर करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें है एक ऑप्शन एक्सपोर्ट का, मतलब इस वेबसाइट से हम डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एक सिंपल सा डैशबोर्ड हमारे पास खुल जाएगा और वो हमसे पूछेगा कि आपने इसको एक्सपोर्ट किधर करना है, मतलब किस किस्म की जो है वो फाइल आपने बनानी है। तो हम यहाँ पे उसे एक्सपोर्ट टू फाइल कि एक फाइल हमें आप बना के दे दो और उस फाइल के अंदर आपका सारे का सारा कंटेंट हो। अच्छा, वो क्या कर रहा है, उसने उस कंटेंट को जो है वो गैदर करना शुरू कर दिया है, एक्सटेंशंस की कंपैटिबिलिटी देख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देख रहा है, जितना भी कंटेंट था जिसके अंदर आपकी पोस्ट आ जाएंगी, जिसके अंदर आपके पेजेस आ जाएंगे, जिसके अंदर आपकी मीडिया आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी कस्टमाइजेशन जो आपने UX बिल्डर के जरिए की है, जिसके अंदर आपकी एलिमेंटर की कस्टमाइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग डेटाबेसेस। ठीक है, आपकी डेटाबेसेस में जितना भी डेटा है वो सारे के सारे डेटा को एक फाइल के अंदर कंपाइल करके आपको दे देगा और वो फाइल आपकी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसका बैकअप कहलाएगी कि आप कभी भी जाके उसको किसी भी सर्वर के ऊपर जाके अपलोड करेंगे तो आपको उतनी हालत के अंदर जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो मिल जाएगी। 49% उसने जो है वो कंटेंट फाइल्स को गैदर कर लिया है। इसके बाद वो मीडिया फाइल्स के ऊपर काम करेगा, वो 100% तक जाएंगी। फिर उसके बाद ये डेटाबेसेस के ऊपर काम करेगा और ये सारी चीजों को कंपाइल करके वो एक फाइल के अंदर रख देगा। डॉट वर्डप्रेस उसकी एक्सटेंशन होगी उस फाइल की। ठीक है, तो ये जरूरी इसलिए है कि कभी कभार आप लोग किसी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम करते हो तो आपको दिल के अंदर एक डर होता है कि यार मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, मेरे से कुछ खराबी ना हो जाए। तो उसके लिए बेटर जो हल है वो ये है कि जैसे ही आप लॉगिन करो उसकी साइट को, उसका बैकअप ले लो, कस्टमाइजेशन करने से पहले उसका बैकअप ले लो, ताकि कल कल को अगर कोई मसला हो भी जाता है, अगर कोई पेज का लेआउट आपसे बिगड़ जाता है तो आपके पास एक बैकअप उसका जो है वो मौजूद हो और आप कम से कम उसको उसकी साइट उसी पुरानी हालत में वापस कर सको और उसको जो है वो बता सको कि भाई साहब आपकी जो साइट है, जितना काम आपने कहा था मुझे करने को उससे पहले वाला काम जो है वो कंप्लीटेड है। ठीक है, तो उससे ये होता है कि फिर वो सारे का सारा उसका बिजनेस जो है और चलता बिजनेस जो है वो खराब हो सकता है अगर आप इस तरह की कोई टेक्निक यूज नहीं करते। लेकिन जी उसने एक फाइल बना दी है हमें और उस फाइल का साइज है 40 MB। मैंने इस वेबसाइट को इसीलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि ये जरा वन पेजर वेबसाइट थी और छोटी वेबसाइट थी, तो ये जल्दी जरा डाउनलोड हो जाएगी ड्यूरिंग क्लास। अगर मैं सजावट को जो है वो डाउनलोड करना शुरू कर देता तो वो मेरा ख्याल है 1 GB तक उसकी जो है वो फाइल जानी थी। तो उससे बचने के लिए टाइम क्योंकि हमारे पास नहीं है, डाउनलोडिंग पे इतना ज्यादा टाइम हम जाया नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एक छोटी साइट सेलेक्ट की है कि उसको हम माइग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। ठीक है जी, तो ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है, इसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उतनी देर तक हम जो है बाकी चीजों को रेडी कर लेते हैं। अब 40 MB जो है वो इसका साइज है, 40 MB इस फाइल का साइज है। इस वेबसाइट से हमने जो है उस फाइल का जो बैकअप था उसको डाउनलोड कर लिया है। वो बैकअप बना है तकरीबन 40 MB का, जिस बैकअप के अंदर उसकी पोस्ट है, उसकी इमेजेस हैं, उसकी डेटाबेसेस हैं, सारा कुछ है। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट का बैकअप हमने जो है वो ले लिया। सर बैकअप कैसे लेते हैं वो भी बता दें, ये वही बता रहा हूँ, ये बैकअप हो गया। ठीक है, ये बैकअप हमने ले लिया। इतना सा काम था किसी भी वेबसाइट का बैकअप लेना कि जी ऑल इन वन WP माइग्रेशन पे जाओ, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से इसको कह दो एक्सपोर्ट टू फाइल। तो ये एक एक्सपोर्ट करके फाइल आपको जो है वो कंपाइल करके बना देगा और उस फाइल को आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये इस वेबसाइट का बैकअप है और अब आप इसको किसी भी सर्वर के ऊपर जाके अपलोड करोगे तो इतनी हालत, जितनी कस्टमाइजेशन हम इसके ऊपर कर चुके हैं वो आपको वैसे की वैसी ही मिल जाएगी। मैं अब अपनी दूसरी साइट के ऊपर जाता हूँ जिसके ऊपर हमने इसको माइग्रेट करना है। उसके ऊपर जाके मैं इसका मैक्सिमम अपलोड साइज वगैरह चेक कर लेता हूँ कितना है।
ठीक है, और मैक्सिमम हम इसके ऊपर कितनी बड़ी फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने इसका इंक्रीज किया हुआ है साइज, वो है जी 1 GB। वो इंक्रीज कैसे करते हैं, दोबारा से मैं एक दफा बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जी SEO growth डॉट टूल्स, कई दफा होगा कि आपके पास आपका जो क्लाइंट है उसका ये साइज जो है वो छोटा होगा और फाइल यहाँ पे कोई बड़ी फाइल जो है वो बता दी जो है उसने बना दी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसकी जो है वो सी पैनल के अंदर चलते हैं, SEO growth डॉट टूल्स के सी पैनल के अंदर जाके जो है उसकी मैं आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ कि कैसे हमने उसका साइज जो है वो इंक्रीज करना है। सर आपके नेट की स्पीड बहुत स्लो है। हाँ जी, लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों को सुन रही है ना बेटा, कहीं डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही? ठीक है, अगर आ रही है तो बताओ। स्लो होती तो बेटा मैं लाइव कैसे आता? ठीक है जी, मैं इसके सी पैनल के अंदर चला गया और मैं यहाँ से दोबारा से PHP INI एडिटर जो है हमारा मल्टी PHP INI एडिटर, उसको सर्च किया और उसके डैशबोर्ड के अंदर चला जाता हूँ। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी जो हमारा मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज है उसको हम इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ से पहले हम लोकेशन सिलेक्ट करते हैं, SEO growth डॉट टूल्स जो डोमेन है हमारी, और यहाँ से उसका जो साइज है वो देखें, अपलोड मैक्स फाइल साइज वो 1024 M है। ठीक है, इसका मतलब 1 GB की फाइल मैक्सिमम हम इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आप लोग आके इसको बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे 64 M है ऑलरेडी या 2 M है तो आप जितना मर्जी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और जितनी बड़ी आपकी फाइल है, वेबसाइट कितनी भी बड़ी हो, आप लोग उसको यहाँ पे लाके अपलोड कर सकते हैं उसको और माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी तकरीबन 23 MB की फाइल जो है हमारे पास डाउनलोड हो गई है। जैसे ये डाउनलोड हो जाती है तो ऑल इन वन में जाएंगे हम और इसको इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे। असल में साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही है तो फिर इंटरनेट की स्पीड जो है वो डिवाइड होती है। यहाँ से मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम भी आप इतना बढ़ा लें, ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि वो 180 सिलेक्टेड होता है, तो आप लोग इसको इंक्रीज कर लें 600 तक या 900 तक या 1000 तक इंक्रीज कर लें। ठीक है, तो वो फिर जो है वो चीज़ें मसला नहीं आएगा, फिर आपकी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, आपकी जो माइग्रेशन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वैसे भी आपने जब थीम वगैरह इंस्टॉल करने होते हैं तो वहाँ पे भी थीम जो है वो घूमता रहता है, पेज जो है वो रिफ्रेश होता रहता है। तो एग्जीक्यूशन टाइम अगर 30 सेकंड से इंक्रीज कर जाएगा, 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम उसको एग्जीक्यूशन में लगेगा तो वो एक एरर दे देगा कि एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो एक्सीड कर गया है 30 सेकंड्स। मीनवाइल हम लोग फाइवर पे चलते हैं और फाइवर के ऊपर हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हम लोग दे सकते हैं, और फाइवर के ऊपर माइग्रेशन की सर्विसेज जो है वो कैसे दिखती हैं। सर पैकेज लेते हुए 1 GB मिली स्पेस तो बढ़ कैसे सकती है, क्या प्राइस भी बढ़ जाएगी? वो वाली जो है मैं उसकी स्पेस की बात नहीं कर रहा, ये वेबसाइट की जो है वो साइज है आपका, कि उस फाइल का जो साइज है मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज, वो मतलब एक टाइम पे जो है वो आप 1 GB से बड़ी फाइल जो है वो अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर जो आपको डिस्क स्पेस दे रहा है, ठीक है, वो 1 GB जो है वो टोटल वेबसाइट का साइज होता है, और वो 1 GB के अंदर आप मतलब जितनी मर्जी साइट बनाते रहो बड़ी, मेरा नहीं ख्याल कि वो 1 GB आपसे फुल होगी कभी। वो 1 GB जो है वो बहुत होती है आपके लिए। ठीक है सर, माइग्रेशन थीम इंस्टॉल करने के बाद होगी और सेम थीम इंस्टॉल करना होगा? नहीं जी, मैंने आपको बताया है कि आप जो है वो थीम का इसमें कोई मसला नहीं है, आपने सिंपल ब्लैंक कर लेना है पहले उस वेबसाइट को जिसके ऊपर आपने माइग्रेट करना है। ठीक है, तो जिस वेबसाइट को के ऊपर आपने माइग्रेट करना है उसको बिल्कुल ब्लैंक कर लें पहले WP रीसेट से, और देन यहाँ से इसके ऊपर ऑल इन वन WP माइग्रेशन इंस्टॉल करें। वहां से फाइल डाउनलोड हमने जैसे कर ली है 40 MB की, अब हम दूसरी वेबसाइट जो बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है अब
उसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे उस साइट को जो है वो अपलोड कर देंगे। अभी मैं बाकी चीजें जो है वो बंद कर रहा हूँ। तो अब मैं SEO ग्रोथ डॉट टूल्स के ऊपर आ गया हूँ, जो कि बिल्कुल अभी हमारे पास यहाँ पे देखें ब्लैंक वेबसाइट जो है वो नजर आ रही है। कोई 2020 जो सिंपल वर्डप्रेस का अपना थीम है वो इंस्टॉल्ड है। तो ऑल इन वन WP माइग्रेशन पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ इंपोर्ट करो। अब हमने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। पहले हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब इंपोर्ट करेंगे। तो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज यहाँ पे 1 GB आ रहा है, क्यों? क्योंकि cPanel में से जाके मैं इसका साइज इंक्रीज कर चुका हूँ। अब इंपोर्ट फ्रॉम, इंपोर्ट टू कहाँ पे किया था? फाइल पे। तो इंपोर्ट फ्रॉम भी फाइल पे करेंगे कि फाइल है हमारे पास, वो फाइल हम आपको देंगे और उस फाइल से आपने डेटे को कलेक्ट करना है, पोस्ट उठानी है, पेजेस उठाने हैं, लेआउट्स उठाने हैं, इमेजेस उठाने हैं, डेटाबेसेस उठानी है और इस होस्ट के ऊपर डाल देना, उसको इस वर्डप्रेस के ऊपर डाल देना है। तो मैं फाइल के ऊपर क्लिक किया जैसे ही, तो उसने मेरे से वो फाइल मांगना शुरू कर दी, ठीक है। वो फाइल हमारे पास कहाँ पड़ी है? डाउनलोड्स के अंदर। ये डॉट वर्डप्रेस की एक्सटेंशन के साथ वो फाइल जो है वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। इसका साइज आ रहा है 40 MB, 40.3 MB जो है वो कि ये जो साइज है वो आ चुका है। तो मैं इसको ये फाइल जो है वो पकड़ा देता हूँ कि इस फाइल से डेटा कलेक्ट करना शुरू करो। तो ये फाइल जो है वो अपलोड हो रही है, फिर उसके बाद ये जो है वो सारे का सारा डेटा कलेक्शन जो है वो करेगा। बायर रिक्वेस्ट बहुत शो होती हैं माइग्रेशन की। हाँ जी, आज माइग्रेशन भी सीख लिए। आज के बाद आप लोग फाइवर के ऊपर माइग्रेशन की गिग्स भी लगा सकते हैं। आज के बाद आप लोग फाइवर के ऊपर जो बायर रिक्वेस्ट है माइग्रेशन की वो भी सेंड कर सकते हैं। सर अगर साइट का डेटा सेम रखना हो और थीम चेंज करनी हो फिर कैसे, क्या ऐसे ही करेंगे? नहीं, देखें मैंने एक चीज आपको बताई थी स्टार्ट के अंदर सरिश, कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो कोशिश किया करें उस वेबसाइट का जो थीम है वो वेबसाइट की लाइफ के स्टार्ट में एक दफा सिलेक्ट कर लें और बार बार उसको चेंज ना करें, ठीक है। क्योंकि थीम जो है वो आपका असल लेआउट होता है। जब आप थीम बार बार चेंज करते हैं तो आपका जो कंटेंट है साइट का वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि थीम को चेंज किया जाए किसी साइट की और कंटेंट को सेम रहने दिया जाए, क्योंकि कभी कभार कुछ थीम्स के अंदर, कुछ सेक्शंस के अंदर हम कंटेंट डालते हैं, नया थीम चेंज किया तो उस नए थीम के अंदर उस कंटेंट के लिए वो सेक्शन ही नहीं बना हुआ, तो वो कंटेंट बेचारा किधर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के मसले मसाइल बहुत सारे आएंगे। उनसे बचने के लिए कोशिश करें कि कभी थीम आपको चेंज ना करना पड़े अपनी वेबसाइट का। स्टार्ट ऑफ द लाइफ जो वेबसाइट की है उसी के अंदर डिसाइड कर लें कि आपने किस थीम के साथ जो है वो चलना है और देन स्टिक टू इट फॉर द होल लाइफ ऑफ दैट वेबसाइट, ठीक है। एक परमालिंक का स्ट्रक्चर और एक थीम, ये कभी आपने बाद में चेंज नहीं करना वेबसाइट बना लेने के, ठीक है। सर FTP से माइग्रेशन की ज्यादा बार रिक्वेस्ट आती है। FTP क्या है? सेम यही प्रोसीजर है। FTP बोलते हैं आपका जो cPanel होता है उसको, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डायरेक्ट क्लाइंट डिमांड करे थीम चेंज की तो फिर उसको आप ये मशवरा दे सकते हो ना कि आपका ये जो लेआउट है ये खराब हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी नहीं है। थीम तो आप चेंज करके दे दोगे उसको, ठीक है, लेकिन वो जो लेआउट है सारे का सारा वो खराब हो सकता है उसका। ये उसको वार्निंग पहले दें और फिर भी अगर वो इस बात पे जो है वो जिद करता है तो फिर कर दें, ठीक है। उसे को फिर साडा जिम्मा उस पोस्ट, ठीक है। तो ये देखें जी, अब उसने वो जो हमारी साइट है वो कह रहा है कि दिस द इंपोर्ट प्रोसेस विल ओवरराइट योर वेबसाइट इंक्लूडिंग द डेटाबेसेस, मीडिया, प्लगइन्स एंड थीम्स। प्लीज इंश्योर दैट यू हैव अ बैकअप ऑफ योर डेटा बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। वो हम कहते हैं जी हम तो बिल्कुल ब्लैंक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने तो ये करना ही करना है, तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं प्रोसीड, ठीक है, कि तुम अपना काम करो जो कर रहे हो, हम जो है वो बैकएंड खुद ही संभाल लेंगे। हमने बिल्कुल जो है वो अपनी कश्तियां जला दी हैं। हमने जितनी भी ई कॉमर्स के ऊपर कस्टमाइजेशन की थी वो सारी रिमूव कर दी है पहले WP रीसेट से, और फिर हम जो है वो आ रहे हैं और तुम्हें कह रहे हैं कि ये रिस्टोर कर दो हमारी फलां वेबसाइट जो है जो ऐसी लग रही थी, ठीक है, उसको हमारी ऐसी लगने वाली वेबसाइट के ऊपर माइग्रेट कर दो कि इसका लेआउट भी वैसा हो जाए जैसा इस वेबसाइट का है। तो ये इंपोर्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वो जो जितनी फाइल्स वहां से उसने कलेक्ट की थी ना वो अब 1 बाय 1 जो है वो यहाँ पे आके उनको रिस्टोर कर रहा है, पोस्ट को पोस्ट वाली जगह पे लगा रहा है, डेटाबेसेस को डेटाबेसेस वाली जगह पे रख रहा है, कनेक्शंस को सिक्योर कर रहा है, ठीक है, परमालिंक स्ट्रक्चर को जो है वो देख रहा है। वो कह रहा है योर साइट हैज बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली,
अच्छा जी, सेव परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऑप्शनली रिव्यू द प्लगइन, अगर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, और हम इसको करते हैं फिनिश। लें जी, अब जाके हम चेक करते हैं अपनी ये वाली वेबसाइट और इसको करते हैं जरा रिफ्रेश। तो जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारी ये जो एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स वाली वेबसाइट है, इसका लेआउट भी सेम वैसा ही हो जाएगा जैसा हमारा दूसरी वेबसाइट का लेआउट था, जैसा हमारा दूसरी वेबसाइट के ऊपर कस्टमाइजेशन थी, कलर्स थे, डिजाइन थे, सेक्शंस थे, वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, लें जी, इतना सा काम था। माइग्रेशन लगाई हुई थी तब से कि जी सर माइग्रेशन करवा दें, माइग्रेशन करवा दें, आज माइग्रेशन भी होगी। सर अगर वेबसाइट ब्लैंक ना की हो तो भी डेटा ओवरराइड हो जाएगा? हाँ जी, ओवरराइड हो जाएगा। ये जो प्लगइन है इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी है कि ये पुराने वाले डेटे को पहले रिमूव करता है और देन नया वाला डेटा जो है वो इंपोर्ट करता है। तो आपसे वो पूछेगा पहले कि आपने पुराने वाला डेटा रिमूव करवाना है, तो फिर वो आप कहोगे कि यस हमें जो है वो इम्प्रूव रिमूव करवाना है, तो आप जो है वो पुराना डेटा वो रिमूव कर देगा और नया वाला जो है जो आपने उस फाइल के अंदर रखा होगा वो इंपोर्ट कर देगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ जी, ऐसे ही है ना, फिर बाद में जब चीजें आ जाती हैं फिर वो हमें सिंपल ही लगती हैं। वो भी दौर था जब आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना आता था, आज आप लोगों को वर्डप्रेस माइग्रेशन भी जो है वो सिंपल लगने लग गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही है ना, फिर जब इंसान बड़ा हो जाता है तो फिर बड़ी बड़ी चीजें हमारे लिए छोटी छोटी हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, सर ये वैसे आपने स्टार्ट में भी सिखाया था, है ना? करो यार, पहले कब सिखाया मैंने? इस बैच को तो नहीं सिखाया मेरा ख्याल, पहले कहीं कभी बात की हो तो शायद। अच्छा, बहरहाल एक जो चीज है वो ये है कि अब आपने ये जो एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स है, इसके जो WP एडमिन है, इसको जब लॉग इन करना है ना, तो लॉग इन पे भी आपका वही जो है वो चलेगा लॉगिन जो आपका इस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए चलता था। ठीक है, अब वो सजावट का जो पुराना वाला लॉगिन था ना, जो ई कॉमर्स साइट को लॉगिन करने के लिए हम करते थे, वो यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अब हमने डाटाबेसेस भी इंपोर्ट कर दिए हैं, तो डाटाबेसेस के साथ साथ वो यूजर नेम भी इंपोर्ट हो चुका है। तो जैसे ही मैं इसके किसी पोस्ट वाले सेक्शन के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो क्या करेगा, मेरे से दोबारा से लॉगिन मांग लेगा। और अगर मैं अब इसको एसईओ टूल्स वाले लॉगिन से लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, तो वो कहेगा भाई जी तुसी नसो, तुसी इत्थे नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये तो पुराना लॉगिन था, अब नई डेटाबेस है, नई डेटाबेस में नया यूजर लग गया है और वो यूजर इसका है। इसका मतलब अब cracksking.com वाली वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए जो यूजर नेम और पासवर्ड लिखते थे, वही यूजर नेम अब हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अल्लाह करे यही हो। तो ये लें जी, अब हमारा ये वाला डैशबोर्ड जो है वो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, और कोई माइग्रेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। सर हमारे पास तो एक ही लाइव सर्वर है, हम माइग्रेशन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि आपकी कोई लोकल होस्ट की वेबसाइट है, आप उसको अपने एक ही इकलौते लाइव सर्वर के ऊपर जो है वो डाल लें, या फिर आप लाइव सर्वर से किसी वेबसाइट को उठाएं और लोकल होस्ट पे डाल दें। ठीक है, ये हो गई प्रैक्टिस। ठीक है, तब हमने पूछा था सर ये किस काम आना है। अच्छा, वो मैंने वैसे ही इंट्रोडक्शन दिया होगा। सर स्टार्ट में आपने 301 रीडायरेक्ट सिखाया था। अच्छा, सिखाया होगा, मुझे याद नहीं रहता, याददाश्त जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है सर, इसे 1 गिग की बहुत डिमांड है। अल्लाह करे जी आप लोग अब इसको इम्प्लीमेंट भी कर लें। स्किल्स तो माशाल्लाह रोजाना कुछ ना कुछ नया सीख लेते हैं आप लोग, लेकिन काम नहीं करते। दुख ये है, हमारी जो है वो बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, कि सीखना रोजाना कुछ ना कुछ नया है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना। यही दुख है मुझे बस। सर CMS टू CMS माइग्रेशन भी हो सकती है। वो माइग्रेशन नहीं होती बेटा,
इकरा, वो जैसे आप बात कर रहे हो ना कि ये शॉपिफाई में अगर कोई वेबसाइट बनी है तो वर्डप्रेस में उसको कन्वर्ट करना है, तो वो आपको जो है वो उसको हम जो है वो कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई फाइल HTML के अंदर बनी कोई वेबसाइट बनी है, उसको आपने वर्डप्रेस पे कन्वर्ट करना है, तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन वो भी लेक्चर रख लूंगा कि कोई HTML के अंदर वेबसाइट बनी हुई है तो उसको हम किस तरह वर्डप्रेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सर इस लॉगिन पेज को भी डिजाइन करना बता दें। आपने क्यों डिजाइन करना है भाई, वर्डप्रेस का अपना लॉगिन पेज है भाई। इस पेज की बात कर रहे हो, लॉगिन पेज नहीं, लैंडिंग पेज। इसका हम इंशाल्लाह कल जो डे है, कल फ्राइडे है, कल को हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे। कोई वेबसाइट उठा लेंगे, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करके देखेंगे, और फिर उसके बाद जो मंडे है, मंडे से हम ये साइट बनाना सीखेंगे कि ये लैंडिंग पेज हम किस तरह बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को कैसे बता सकते हैं अपने बारे में और अपनी स्किल्स के बारे में, अपने अपने जो है वो टूल्स कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं, कॉन्टेक्ट मी वाला सेक्शन है, हमारे से कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, लाइव वाली को एक्सपोर्ट करके सेव करके किया जा सकता है, फिर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप, आपके पास एक ही लाइव सर्वर है, आपने लाइव वाली जो सर्वर के ऊपर वेबसाइट बनाई है उसको आप एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करके बैकअप ले लिया, उसको कर दें फिर WP रीसेट से बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक हो गई। देन उसी के ऊपर ऑल इन वन WP माइग्रेशन का प्लग इन करें, उसको जो है वो दोबारा से इंपोर्ट कर दें उसी सर्वर के ऊपर। लें जी, प्रैक्टिस हो गई। ठीक है सर, आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि यादें माजी अजाब है यार? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नासिर, बस चीज़ें जो हैं वो याद नहीं रहती, क्योंकि वो जो है चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं और दिमाग थोड़ा छोटा है, तो उसके अंदर समाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, फिर इस वजह से स्किप हो जाती है माइंड से। सर HTML वेबसाइट को वर्डप्रेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बिल्कुल सिखाएंगे जी, जैसे पूरा एक आज का लेक्चर हुआ है, इसी तरह एक लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक छोटी सी वेबसाइट होगी जो HTML CSS को यूज करके बनाई गई होगी, उस वेबसाइट को हम कन्वर्ट करेंगे वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, असल में ये भी HTML CSS ही है, इसके बैकएंड के ऊपर भी HTML CSS PHP ही यूज हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी ने HTML CSS के ऊपर कोई वेबसाइट बनाई है और वो चाहता है कि अपना वर्डप्रेस पे मूव ऑन कर जाऊं, तो आप उसको भी जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं। और HTML टू वर्डप्रेस की बहुत सारी आप लोगों को गिग्स भी मार्केट के अंदर मिल जाएंगी। सर अपडेट्स रहती हैं व्हेन वेबसाइट माइग्रेटेड लाइक वर्डप्रेस वर्जन, प्लग इन अपडेट्स एटसेट्रा। सेम वही वाली चीजें हो जाएंगी ना, जैसे आपकी यहाँ पे जो जो अपडेट्स थी, जैसे यहाँ पे 4 प्लगइन्स अपडेट होने वाले थे, तो आप इसके जो है वो प्लगइन्स में आएंगे तो इसके भी कोई 3 प्लगइन्स जो हैं वो अपडेट होने वाले हैं, एक प्लगइन इसने डिटेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये सेम चीजें वही आ जाएंगी, इसको भी आप लोग अपडेट कर सकते हैं। एलिमेंटर को यार अपडेट नहीं करना। अच्छा, एलिमेंटर का जो अपडेटेड वर्जन है वो बहुत ज्यादा मसला कर रहा है वर्डप्रेस के नए वर्जन के साथ। ठीक है, तो एलिमेंटर का पुराना वर्जन इंस्टॉल रहने दें, जो मैंने आपको एलिमेंटर प्रो दिया है उसको इंस्टॉल करें, और साथ एलिमेंट्री का ये जो 3.0 से पुराने कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लें, तो फिर मसला नहीं आएगा आपकी किसी भी साइट के ऊपर। हाय, अच्छा जी, सर जहां से एक्सपोर्ट किया वो वेबसाइट भी ब्लैंक हो जाती? नहीं भाई, वो क्यों ब्लैंक होगी, ये देखो यहाँ से एक्सपोर्ट किया था ना cracksking.com, तो वो वेबसाइट वैसे की वैसी ही रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर ऑन पेज एसईओ का एक लेक्चर मिल जाएगा क्या प्लीज? मैंने पिछले बैच में एक स्टूडेंट को इनवाइट किया था, मेरा एक स्टूडेंट था, वो ऑन पेज की सर्विसेज फाइवर के ऊपर दे रहा है। हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है ऑन पेज एसईओ, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं फिर दोबारा से आप लोगों के लिए कोई ऑन पेज एसईओ का लेक्चर अरेंज करवा लूँ। मेरी फील्ड नहीं है ये, तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा आप लोगों को ऑन पेज एसईओ पढ़ाने की, क्योंकि गलत पढ़ाने से अच्छा है ना पढ़ाया जाए। तो आई विल ट्राई कि कोई बंदा मिले, और कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट से ही मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा और वो आप लोगों को ऑन पेज एसईओ पढ़ा देगा। ठीक है, या फिर मैं कोई उसी का लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। IT या कंप्यूटर वालों के साथ ऐसा होता है, ये तो मेमोरी वीक हो जाती है या फिर आईसाइट वीक हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, खास तौर पे फ्रीलांसर्स का ये रौला होता है, और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं जी।
फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस तो है ही हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो यही है कि आप भूलना शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों का पेट निकल आता है। ठीक है, आपको जो है आप घर वालों को समझा नहीं पाते कि आप क्या करते हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है ना वो ये होती है, अभी तक मेरे घर वालों को नहीं पता कि साडा मुंडा करदा की है। ठीक है, मतलब उनको सिर्फ मैंने यही बताया कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर देता हूँ, इसके अलावा और उनको कुछ नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ। तो ये इस तरह की मुश्किलात जो है वो अक्सर फ्रीलांसर्स को आती हैं, और इसी के साथ जीना पड़ता है जी, यही जिंदगी है और यही मजे हैं। सर जैसे जैसे बारीकेस्ट शो होती हैं तो क्यूरीज होती हैं कि ये कैसे करते हैं, समझ नहीं आया। फिर आपने क्या लिखा है सर? अगर GCUF या एग्री की वेबसाइट को वर्डप्रेस पर मूव करना हो तो कर सकते हैं बेटा, सारा कुछ हो सकता है। और आप देखना पड़ेगा ना कि पहले वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है, उसके ऊपर कौन सी जो है वो टेक्नोलॉजी यूज हुई है। कोई वो HTML CSS के अंदर काम कर रहे हैं, PHP के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, माय डियर सर, माय मेंटोर, माय गिग्स रैंकिंग बैक, ऑल गिग रैंक्ड ऑन 5 to 10 ऑन फर्स्ट पेज। अरे वाह साजिद, वेरी गुड, बेहतरीन, माशाल्लाह। इसी तरह काम करते रहें और अपनी सक्सेस स्टोरीज लाजमी शेयर करते रहें। ये एक बूस्ट होता है बाकी स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे। जब आप लोगों को वो काम करते हुए देखते हैं तो फिर उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि यार इन्होंने भी हमारे साथ ही सीखना शुरू किया था, तो अब जो है इनको ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, तो हमें भी थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। सर अगर सिर्फ प्रोडक्ट्स माइग्रेट करनी हो तो, ये इकरा जो है ना वो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछती है। और आज जरा सिर्फ प्रोडक्ट्स को माइग्रेट करना हो तो हम ये क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टूल्स के अंदर जाएंगे, सिर्फ ये टूल्स वाला सेक्शन हर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में होता है, कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना। टूल्स के अंदर जाएंगे और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से ऑल कंटेंट पोस्ट पेजेस, जब आपने वूकॉमर्स का कोई प्लगइन इंस्टॉल किया होगा ना, तो यहाँ पे एक सेक्शन और आ रहा होगा, वो होगा आपका प्रोडक्ट्स का। तो वो आप सारी की सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि वो प्रोडक्ट्स किस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स को या किस ऑथर की प्रोडक्ट को आपने जो है वो माइग्रेट करना है। जैसे आप पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो वो पूछता है आपसे कि किस किस कैटेगरी की या किस किस ऑथर की, उन पोस्ट की स्टेटस डेट जो है, स्टार्ट डेट कहाँ से शुरू हो और कहाँ से जो है वो एंड हो, उन पोस्टों को करना है। फिर उनका स्टेटस कौन सा है, पब्लिश पोस्टों को माइग्रेट करना है, स्केड्यूल्ड को करना है या ड्राफ्ट वाली को करना है, पेंडिंग वाली को करना है या प्राइवेट वाली को करना है। तो इसी तरह प्रोडक्ट्स वाला एक सेक्शन आपके पास यहाँ पे तब आएगा जब आपने वूकॉमर्स का प्लगइन जो है इस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे एक्सपोर्ट फाइल उसकी, और दूसरी वाली वेबसाइट जहाँ पे आपने उन्हीं सेम प्रोडक्ट्स को जाके अपलोड करना है, आप वहां पे जाके उनको वहां पे इंपोर्ट कर लेंगे। इसी टूल्स के अंदर जाएंगे और इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपसे फाइल मांगेगा, वो फाइल जो यहाँ से आपने डाउनलोड की होगी वो फाइल आप उसको देंगे, और वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो आप एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर चुकी थी, आप दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाके सेम प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड कर सकती हैं विद वन क्लिक। उसकी सारी की सारी इमेजेस, सारी की सारी जो है वो चीजें वहां से मिल जाएंगी। और वूकॉमर्स का जो, जैसे अभी ये सना सनाली है, उन्होंने बताया कि वूकॉमर्स प्लगइन आल्सो हैज बिल्ट इन प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शन जो है उसके अंदर भी होता है। आप प्रोडक्ट सारी की सारी सिलेक्ट करती हैं, ऊपर एक्सपोर्ट का बटन होता है, उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है जी, गुड। जी सर जी, माशाल्लाह, इंशाल्लाह उस दिन आपको स्क्रीनशॉट्स चेक करवाए थे, आपने जो बताया वो अप्लाई किया एंड एट दी एंड रिजल्ट मिल गया, रात ही रैंकिंग आई बैक। आप ऑफलाइन थे, नहीं तो तभी आपको SMS करना था। थैंक यू सो मच साजिद। देखिए मेरी यही एक चीज होती है कि जब आप किसी मेंटोर की बताई हुई बातों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे होते हैं वो अपने तजर्बे से कर रहे होते हैं और वो चीज़ें हमने खुद से पहले इम्प्लीमेंट की हुई होती हैं। अब किसी गरूर या तकब्बुर के अंदर आके हम लोग बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि अगर आप अपने उस्ताद, वो मेरे दादा वो कहते होते हैं, या तो किसी के लड़ लग जाओ या फिर किसी को अपने लड़ लगा लो। अकेले से आदमी से आप जो है वो, आप अकेले तनहा रहना सीखोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ना मेंटल ग्रोथ होगी, ना आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी और ना ही आप कुछ लर्न कर पाओगे। ठीक है, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। जब आप अकेले रहना सीखोगे, तनहा रहना सीखोगे,
तो फिर आप लोग ग्रो नहीं कर सकते। अगर आपने अपने आप को ग्रूम करना है तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हीला करेंगे तो वसीला बनेगा। जब आप लोग किसी को अपना मेंटोर मुर्शद मान लेते हैं ना, तो फिर आप उसकी बातों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसको करके बताते हैं कि भाई साहब ये आपने बताया था, ये देखे मैंने कर लिया, ठीक है, और ये चीज जो है वो इम्प्लीमेंट करके मुझे ये रिजल्ट्स आए। उससे ये होता है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिल रहे, जरूरी नहीं है कि जैसे अब मैंने साजिद को जो तरीका बताया वही तरीका जो है वो सना सनाली के लिए, सैरिश के लिए या फिर हिरा महफूज के लिए भी वही तरीका जो है वो काम करे। तो हर एक का सोल्यूशन हो सकता है डिफरेंट हो, तो जरूरी नहीं है कि ये चीजें हर एक बंदे के लिए काम करें। हम लोग अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे आप लोगों को बातें बताते हैं। इसका मतलब ये है कि ये चीजें हम लोग पहले ये ठोकरें खा चुके हैं। जब हम लोग कर रहे थे उस टाइम पे हमें बताने वाले नहीं थे, ठीक है। आप लोगों के पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो कम टाइम के अंदर आप लोग ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को जल्दी आप लोगों के पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है। पहले ही रोजगार जैसे प्रोग्राम्स नहीं थे, लोगों को गाइड नहीं किया जा सकता था ठीक से, और जो है वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती थी। लेकिन उस दौर में भी लोगों ने तरक्की की है, और उस दौर के अंदर भी लोगों ने महदूद वसाइल के अंदर जो है रह के बहुत कुछ जो है वो चीजें इंप्लीमेंट की हैं। क्लोनिंग भी यही होती है। क्लोनिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास कभी कभार होता है ऐसा कि कोई बंदा आता है और वो बंदा आके कहता है भाई साहब ये वेबसाइट है, ये पता नहीं किसकी वेबसाइट है, लेकिन मुझे अपनी वेबसाइट सेम ऐसी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास लॉगिन नहीं होता उसको माइग्रेट करने के लिए, तो आपको स्क्रैच से बिल्कुल सेम वेबसाइट वैसी ही बनानी होती है। सर आप उर्दू सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं? अरे नहीं भाई, मैं कहाँ से लेक्चरर, उर्दू का तालिबे इल्म हूँ मैं बस। और इसके अलावा और उर्दू से इतना कोई ज़्यादा बड़ा रिश्ता नहीं है मेरा। सर कैसे पता चलेगा हमारी गिग्स रैंक हुई हैं कि नहीं? फाइवलेटिक्स से सारी चीज़ें फाइवलेटिक्स नहीं बताएगा। आप लोग कोग्निटो मोड खोलें, फिर उस पर फाइवर खोलें, फिर उसके ऊपर अपना कीवर्ड लिखें जिसको फोकस किया था आपने, ठीक है। जैसे अगर मैंने ऑन पेज एसईओ लिखा है, ऑन पेज एसईओ, सॉरी, ऑन पेज एसईओ, और मैं अपनी गिग जो है वो देखना चाहता हूँ किस पेज पे है, तो मैंने ऑन पेज एसईओ लिख के सर्च किया फाइवर के ऊपर, तो मुझे जो है ये पहले नंबर पे ही अपनी गिग मिल गई कि आई विल डू ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ये जो है वो हमारा ही रोजगार का ही स्टूडेंट है, और ये वकार जो है ये भी रोजगार का स्टूडेंट है। तो माशाल्लाह से अब पहले पेज पे हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। फिर एक जाहिद अदनान के नाम से शायद हो, यहाँ पे वो शायद ऑफ पेज पे होगा। फिर ये देखें जी, ये नुमान साहब यहाँ पे भी रैंक कर रहे हैं, और ये जाहिद अदनान है, ये भी एक स्टूडेंट है रोजगार का ही, और ये ऑफ पेज पे जो है वो रैंक कर रहा है। तो मतलब ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता रोजगार ने बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया है और लोगों के लाइफस्टाइल्स को भी चेंज किया है। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो ऐसे ही जिंदगियां बदलते रहेंगे, और अल्लाह ताला और ज्यादा हिम्मत दे और ताकत दे लोगों को, और ज्यादा अपने नाकिस इल्म के मुताबिक जो है वो गाइड करने की। क्या बताया था सर ने तरीका? अरे ये जो शेख मोहम्मद जुल्करनैन साहब है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जो मैंने सिर्फ साजिद को बताया है, ठीक है। जो चीजें आप लोगों को बताई हैं वही मैंने उनको बताई हैं। कोई उनके साथ मैंने सीक्रेट शेयर नहीं किया अपना, ठीक है, डोंट वरी। जो चीजें आपको पता है ना वही उनको पता है। सब डोमेन से भी मेन डोमेन में माइग्रेशन का सेम प्रोसीजर है सर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सर हमारे सिस्टम में मसला ही सारा गाइडेंस का है। हाँ जी बिल्कुल सर। अगर HTML CSS बूटस्ट्रैप वाली साइट को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपकी जो वेबसाइट है जिस दिन हम पढ़ेंगे ना HTML टू वर्डप्रेस कन्वर्जन, उसके अंदर आपकी ये सारी जो कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आज आप लोगों ने पूछ लिया तो फिर अब मैंने ये भी बोला कि चलें वो वाला जो लेक्चर है वो भी किसी दिन अरेंज कर लेंगे। अब दुआ करें कि ये जितने सारे आप लोगों के साथ मैं वादे कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि अगले इन 15-16 लेक्चर्स के अंदर मैं इन सारे वादों को कंप्लीट कर सकूं, ठीक है, क्योंकि टाइम कम रह गया और वादे जो है आप लोगों के बढ़ते जा रहे हैं।
सर आपने लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पर कैसे लेके जाते हैं नहीं बता, अल्लाह के बंदो यही बता रहा हूँ सुबह से। लोकल होस्ट के ऊपर भी वर्डप्रेस को लॉगिन करना है आपने, उसके ऊपर भी आपने सेम प्लगइन इंस्टॉल करना है, एक्सपोर्ट करना है। लोकल होस्ट से साइट को एक्सपोर्ट किया, लाइव सर्वर वाले वर्डप्रेस को लॉगिन किया, वहां पे जाके इंपोर्ट कर दिया। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, विदाउट प्लगइन्स भी माइग्रेशन होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है, विदाउट प्लगइन्स भी होती है। आप सी पैनल से भी माइग्रेट कर सकते हैं। आपके सी पैनल के अंदर, फाइल मैनेजर के अंदर आपकी सारी की सारी वर्डप्रेस की फाइल्स पड़ी होती हैं। पीएचपी माई एडमिन जो है आपका, वो भी सी पैनल में होता है, उसमें डेटाबेसेस पड़ी होती हैं। तो आप वर्डप्रेस की फाइल्स को अलग से कंप्रेस करके डाउनलोड कर लेते हैं, डेटाबेस को अलग से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले सी पैनल के अंदर जाते हैं, वर्डप्रेस वाली फाइल्स को वर्डप्रेस वाले फोल्डर में रख देते हैं, डेटाबेसेस वाले को डेटाबेस के पीएचपी माई एडमिन के अंदर आके इंपोर्ट कर देते हैं, और उन दोनों फाइल्स का आपस में कनेक्शन जो है उसको सिक्योर कर देते हैं। वो एक लेंथी प्रोसीजर है, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वर्डप्रेस थोड़ा सा अब एडवांस हो चुका है और उसने कुछ ऐसे प्लगइन्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं जो ये सारे का सारा काम जो है हम जो है उसके जरिए कर सकते हैं, उन प्लगइन्स के जरिए। तो अगर जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह तो उसको भी देख लेंगे। फिर एक और वादा हो जाएगा, और दिन कम है पीछे। ठीक है जी, मैं फाइवर की बात कर रहा था। तो फाइवर के ऊपर अगर हम देखें, साइट माइग्रेशन की बात करें, तो देखते हैं कि ये कैसी मार्केट है, और इसके ऊपर लोग जो हैं वो कैसे सेलिंग कर रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। मैं लिखता हूँ वेबसाइट, या मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन। वेबसाइट लिख लें या वर्डप्रेस साइट माइग्रेशन लिख लें, कोई भी लिख लें, कुछ भी चलेगा। ये देखें जी, कीवर्ड है हमारे पास सजेशंस के अंदर, वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन। देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स हैं। तो इतनी कोई बड़ी मार्केट नहीं है, 8,943 लोग जो हैं वो इसके अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। और ये भाई साहब जो हैं पाक वेब जोन वाले लेवल 2 के सेलर हैं। इन्होंने 97 ऑर्डर्स जो हैं वो 97 ऑर्डर्स नहीं होते असल में, ये 97 जो है ना, ये इनके रिव्यूज होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिव्यू दे के नहीं जाते, वो सिर्फ ऑर्डर कंप्लीट करके निकल जाते हैं। ठीक है, रिव्यू नहीं देते। तो ये 97 लोगों ने रिव्यू दिया। ऑर्डर हो सकता है 150 लोगों को इन्होंने दिया हो, मतलब 150 लोगों को सर्विसेज दी हो। इन्होंने जो कैटेगरी रखी है वो देखें, प्रोग्रामिंग एंड टेक, वर्डप्रेस, और उसके अंदर बैकअप, क्लोनिंग और माइग्रेशन। 2 ऑर्डर इनके माशाल्लाह अभी भी जो है वो उसके अंदर है, इन क्यू में है, पाकिस्तानी है ये। 1K प्लस इनके जो है वो रिव्यूज हो चुके हैं, मतलब 1000 से ज्यादा लोगों ने इनकी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू दिया है। अच्छे सेलर लग रहे हैं, देखते हैं। अभी भी देखें आप लोग, ये इन लोगों की मोटिवेशन से ना थोड़े से जरा आप लोग जो है वो, कितनी गिग्स हैं इसके पास? 9 गिग्स इसने लगाई हैं, 3 और 3 6 और 3 9। ठीक है, अच्छा 1K प्लस रिव्यूज, 1K प्लस रिव्यूज इस गिग के ऊपर है, 1K ही इसके ऊपर है, 2000 तो यही हो गए ना। फिर 218 इस पे हैं, 216 इस पे हैं, 100, मतलब ये कि मेरा ख्याल है कि करोड़ों रुपए का माल जो है वो कमा चुके हैं। लास्ट डिलीवरी इनकी 8 आवर तक वो है, 8 घंटे पहले इन्होंने एक ऑर्डर डिलीवर किया, और इतने ज्यादा क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के बाद भी इनका जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है वो 1 आवर से बड़ा नहीं है। अभी भी ये 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई दे देते हैं लोगों को। तो ये थोड़ा सा देखा करेंगे यार, ये लोग कैसे कर लेते हैं। अभी हम स्टार्ट में है, मैंने उस दिन कुछ लोगों की प्रोफाइल चेक की तो उनका रिस्पॉन्स टाइम 10-10 घंटे हुआ है। ठीक है, तो अगर आपकी प्रोफाइल पे 10 घंटे रिस्पॉन्स टाइम लिखा है तो फिर लोग क्यों आपको जो है वो मैसेज करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन सेलर्स पे जाते हैं जी, तो कितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं? 718 सिर्फ। ठीक है, तो इनको अगर आप इस मार्केट के अंदर अपनी गिग लगा देते हैं तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये देखें ना, आप ऑनलाइन सेलर्स के जब आप लगाते हैं तो ये एक बंदा, इसने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया, फिर भी रैंक कर रहा है, पहली लाइन के अंदर रैंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन बैठा है, इस वजह से। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से ऑनलाइन सेलर का जो है वो बटन ऑन कर लेते हैं। फिर और बंदे देखो जिनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, फिर फिर और देख लो, ये 1K प्लस ऑर्डर्स इसके अंदर है, 1K प्लस ऑर्डर्स इसके अंदर है। ठीक है जी,
तो मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिव्यू नहीं है, फिर भी आप लोगों के पास, अगर आप ऑनलाइन रहते हो ना, तो ऑनलाइन रहने की वजह से ही आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इन लोगों के दरमियान रैंक कर सकते हो जिन्होंने 129 वन के 128 इतने ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट किए हुए होते हैं। ठीक है सर, माइग्रेशन के बाद प्लगइन अनइंस्टॉल कर दें? हाँ जी बिल्कुल, उसका प्लगइन का काम खत्म, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लें जी, और कोई सवाल है किसी का तो आप लोग बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर वर्जन अपग्रेड क्या होता है? जैसे वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस की कोई नई अपडेट आ गई है, कोई थीम है उसकी कोई नई अपडेट आ गई है, तो यहाँ से प्लीज अपडेट नाउ के ऊपर क्लिक करके आप लोग उसको अपडेट करके दे सकते हैं। इतना सा काम है। कोई नया वर्जन आपके पास मौजूद है तो आप उसको अपलोड करके नए वर्जन के ऊपर जो है वो लेके आ सकते हैं। आज की जो गिग है अब फाइवर के ऊपर लग जाएगी। आज की जो स्किल है, आज जाके जाना क्या, आप तो घर पे बैठे हैं, मुझे आदत पड़ी हुई है उन लोगों को पढ़ाने की जिनको मैं लैब लैब के अंदर पढ़ाता था, तो उनको मैं कहता था आज जाके गिग लग जाएगी। तो आप लोगों ने तो जाना भी नहीं है कहीं, आप तो पहले ही माशाल्लाह से घर पे बैठे हैं, तो आज आके घर पे तो गिग लग जाएगी। इसमें अब कोई कंफ्यूजन है आप लोगों की तो पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक लाइव साइट जो है वो एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग के ऊपर, एक डोमेन से दूसरी डोमेन के ऊपर माइग्रेट करके दिखा दूं। सर सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन होगी इस प्रोसेस से? हाँ जी, सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन होगी, क्योंकि वर्डप्रेस के ऊपर ही हमने ये प्लगइन करना है ना बेटा। दूसरी बात ये कि वर्डप्रेस के अगर सिर्फ इसी स्किल को देख लेते हो ना, तो 34% जो है ना दुनिया की वेबसाइट्स, अब तो वो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, हम कहते हैं वर्डप्रेस शेयर इन इंटरनेट, तो देखते हैं कितना है। हेलो जी, 37 हो गया। वर्डप्रेस मार्केट शेयर इज 37% ऑफ ऑल वेबसाइट्स। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या है कि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स आज तक बनी है उसमें से 37% वेबसाइट्स जो है ना वो वर्डप्रेस में बनी है। तो बेटा सिर्फ अगर इस टूल के अंदर आप महारत हासिल कर सकते हो ना, कर लेते हो, तो फिर भी करोड़ों लोग बनते हैं ये 37% जिनको आप सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट सरप्राइजिंग वर्डप्रेस स्टैटिस्टिक्स इसको देख लें, ये 2020 की रिपोर्ट है। मार्केट शेयर के स्टैट्स हैं इसके 2011 से 2020 तक के। ये देखें जी, वर्डप्रेस मार्केट शेयर इज 37%। मैं आज तक 34% ही समझता आया था, लेकिन ये इतनी जल्दी ग्रो कर जाता है। मतलब 1-2 महीने पहले मैंने ये चेक किया था शायद, और तब 34% था, और अब 37% जो है वो उसने जो है वो कैटर कर लिया है। और आप लोग इसके कंपिटिटर्स को देखें ना अगर, तो 2.6 जुमला पे है, 1.7 जो है वो ड्रूपल पे है, स्केयर स्पेस है, विक्स है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप सिंपल इसी को जो है वो टारगेट कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जूमला से, शॉपिफाई से, HTML CSS से मूव ऑन कर रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर। और अब बहुत सारे लोगों, क्योंकि ये इजी टू यूज है, और अगर आपकी वंस आपकी वेबसाइट बन जाती है फिर उसके बाद आप लोगों के लिए जो है वो मसला नहीं रहता, और आप उसको खुद से हैंडल कर सकते हो। खुद से लोग जो है वो प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो खुद से उन्होंने उसके ऊपर प्रोडक्ट्स को अपलोड करना शुरू कर दिया है। डिजाइनिंग वो किसी से करवा लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो आप खुद से अपलोड कर सकते हैं। वंस यू हैव डिजाइन योर वेबसाइट, तो फिर उसके बाद ये देखें ना, ये आहिस्ता आहिस्ता जो शेयर है ये इंक्रीज कर रहा है। वर्डप्रेस मार्केट शेयर बाय द ईयर, ये 2019 के अंदर की रिपोर्ट है, तो ब्लर है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह के आर्टिकल्स आप लोगों को जो है ना पढ़ने चाहिए। एक और वेबसाइट है, पाकिस्तानियों को बहुत कम लोगों को पता है, और मैं जहां से जो अपडेटेड रखता हूं अपनी न्यूज को, वो है जी थिंक विद गूगल। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो जितनी भी आपकी जो नई नई रिसर्चेज हैं, मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन है
कंज्यूमर इनसाइट्स के अंदर जाके कंज्यूमर की जर्नी क्या है, कंज्यूमर ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, कंज्यूमर किन किन चीज़ों को पसंद करता है। तो इसको ज़रा अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं। द ट्रैवल रिकवरी फॉर द विन, ब्रेक डाउन द प्रेफरेंसेज ऑफ एशियाज मोबाइल गेमर्स, 3 राइजिंग ट्रेंड्स दैट रिवील द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन सी। ठीक है, तो इस तरह के आर्टिकल आपको जो है वो आम वेबसाइट्स के ऊपर नहीं मिलेंगे। ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स के बारे में बात की गई है। तो ये चीज़ें इनको अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा कि आपकी इस मार्केट के अंदर, फ्रीलांसिंग के अंदर, ई कॉमर्स में, अमेजोन के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और कितनी ज़्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी हैं जिनको हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, और हम उनको देख के जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे सीख सकते हैं। क्रिएटिविटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मशीन लर्निंग, मैनेजमेंट एंड कल्चर, ऐप एंड मोबाइल। ठीक है, तो मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा अगर आप लोग एक्सप्लोर करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है जी सर, एफबी पर आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई ही नहीं किया। और अनफ्रेंड है? अनफ्रेंड तो मैंने नहीं किया होगा यार, ऐसे नहीं हो सकता अनफ्रेंड कर दिया हो। असल में ये होता है कि आप लोग फ्रेंड्स के अंदर जब मेरे एडेड नहीं होते ना तो वो आपके मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे स्किप हो सकते हैं। और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि मैंने रिप्लाई ना किया हो, लेकिन ये अनफ्रेंड वाला जो है वो मेरे ऊपर सरासर इल्जाम है। मैं किसी को अनफ्रेंड नहीं करता। ठीक है, वंस यू आर एडेड इन माय फ्रेंड लिस्ट तो फिर उसके बाद आप परमानेंटली जो है वो मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपने अगर रिक्वेस्ट अभी सेंड नहीं की, या फिर वो मैं देख लेता हूँ, दोबारा से चेक कर लेता हूँ। आपका नाम क्या है? शेख मोहम्मद जुल्करनैन। ठीक है, अब मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर मैं यहाँ से कर सकता हूँ, नहीं यहाँ से मोबाइल से नहीं होगा, मुझे अलग से जाना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ब्लॉग वेबसाइट के साथ एसईओ और एडसेंस भी मांगते हैं बायर्स। देखें, एक चीज समझ लें सर, फ्रेंड था पहले, अच्छा ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ है, आई डोंट नो, एक्सीडेंटली हो गया हो तो कोई पता नहीं है, लेकिन मैं क्यों करूंगा भाई आपको अनफ्रेंड। ठीक है, तो मिस्टेकनली हो सकता है हो गया होगा। अच्छा जी, ब्लॉग वेबसाइट के साथ एसईओ और एडसेंस भी मांगते हैं। इसका जो है वो जो जवाब है वो ये है कि आप एज अ वेब डेवलपर जाएंगे फाइवर के ऊपर, आप किसी के साथ कमिट नहीं करेंगे। देखिए, एसईओ जो है, जैसे आप वेबसाइट डेवलपमेंट की गारंटी दे सकते हो ना कि यार ये सजावट जैसी अब मुझे वेबसाइट बनानी आ गई, अब मैं इस तरह की वेबसाइट तो तुम्हें गारंटीड है बना के दे सकता हूं। लेकिन एसईओ की कभी गारंटी नहीं दी जा सकती कि आपकी साइट पहले नंबर पे रैंक करेगी ही करेगी। आप कभी इस बात की रैंकिंग की गारंटी नहीं दे सकते। दूसरी बात है एडसेंस। एडसेंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक वो वेबसाइट उस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं करती तब तक उस वेबसाइट को अप्रूव नहीं करेगा एडसेंस, तो उसकी गारंटी भी आप नहीं दे सकते। तो कोई क्लाइंट आपको अगर आके कहता है कि जी मेरी वेबसाइट को पहले नंबर पे रैंक करके दो, तो आपने उसके साथ काम नहीं करना। उसे कहना है भाई एसईओ करवानी है तो ये चीजें हैं जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, उसकी मैं तुम्हें रिपोर्ट भेजूंगा कि मैंने ये काम किए हैं और ये उसका प्रूफ है। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे आके ये कहता है कि भाई साहब मुझे पहले नंबर पे रैंक करके दो, एसईओ करनी है, इसकी रैंकिंग की गारंटी कोई भी नहीं देता। जितने बड़े मर्जी आप एसईओ स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, आपको कोई भी ये गारंटी नहीं देगा कि मैं आपको जो है वो पहले नंबर पर रैंक करके दे दूंगा। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपके डोमेन के रिलेटेड होते हैं, उनके ऊपर रैंकिंग करना आसान होता है, लेकिन जो जिन कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन ज्यादा होता है, उनका सर्च वॉल्यूम कम होता है, तो वहां पे गारंटी देना मुश्किल हो जाता है। तो ना एडसेंस की गारंटी किसी को देंगे और ना ही किसी को एसईओ की गारंटी दें। देखें, वेब डेवलपमेंट एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसके अंदर आप जो कहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन एसईओ के अंदर आप कह के कर नहीं सकते। हो सकता है कल को कोई और बंदा जो है वो ऐसा कंपटीटर निकले जो आपको पहले नंबर पे ना आने दे। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी आपको, और गारंटी वाला काम नहीं करना है एसईओ के अंदर और एडसेंस वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलें जी, मैं देख लेता हूँ जी मैसेज, और रिक्वेस्ट भी आपकी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल का जो लेक्चर है फ्राइडे का, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और उसके अंदर हमने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करनी है। और मैं चाह रहा हूँ कि अब फ्राइडेज को भी हम प्रोफाइल जो है उसको रिव्यू करने की बजाय इस टाइम को भी कंज्यूम करें और इसके अंदर भी कोई ना कोई नई स्किल जो है वो सीखें, क्योंकि आगे टाइम कम है हमारे पास
और टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।